So before start the solution of the question paper 2022, हम एक बार वो ट्रिक देख लेते हैं जो 2020 में और 2021 में हमने देखी थी। ठीक है, इन टू सोल्व द ये मैच द फ्लोइंग्स को सोल्व करने के लिए, मैच फ्लोइंग्स को सोल्व करने के लिए, ठीक है, विदाउट जो ट्रिक थी कि विदाउट, ठीक है, वो ट्रिक हम देखते हैं, वो ट्रिक देख लेते हैं कि 2022 में एप्लीकेबल है या नहीं है। ये 2020 और 2021 दोनों एप्लीकेबल थी, जिससे हमारे एटलीस्ट 10 से 15 मैच द फ्लोइंग सोल्व हो रहे थे। ठीक है, और ट्रिक क्या थी, विदाउट सीइंग द क्वेश्चन हम जस्ट ऑप्शंस की क्राइटेरिया या उनकी वेटेज के बेसिस पर हम डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। ठीक है, सो ट्रिक क्या थी कि पीछे से देख लेते हैं। ट्रिक ये थी कि जितने एस के जितने ऑप्शंस हैं, ठीक है, एस के जैसे 4 होने की कितनी परसेंटेज है, एस के 4 होने की चांसेस है हमारे 4 4 2 3, तो एस के 4 होने के चांसेस 50% है, जबकि 2 होने के चांसेस 25% और रेस्ट 3 होने के चांसेस 25%। तो 50% जिस ऑप्शन के होने के चांसेस है उसके बेस पर हम उस ऑप्शन को वेटेज देंगे। सो एस के 4 होने के चांसेस 50% है, सो हम इन दोनों ऑप्शंस को एक एक नंबर वेटेज दे देते हैं, एक वेटेज इसको, एक वेटेज इसको। देन आर के 3 5 5 2, सो आर के 5 होने के चांसेस है 50%, 3 और 2 के 25% है, उनको हम नेगलेक्ट करते हैं। 5 आर के 5 होने के चांसेस 50% है, तो इन दोनों ऑप्शंस को हम एक एक नंबर वेटेज दे देते हैं कि एक नंबर वेटेज इसको, एक नंबर इसको। देन क्यू में सेम करेंगे, 1 1 कॉमन हो रहा है, यानी कि 50% चांसेस के 2 और 3 अलग अलग हो गए, सो हम एक एक नंबर इसको और दे देते हैं, इस ऑप्शन को और इस ऑप्शन को। पी में, पी के ऑप्शन है हमारे पास 1 3 4 5, बट मतलब चारों अलग अलग हैं, यानी कि चारों 25% हम किसी को भी वेटेज नहीं देंगे। सो हम वेटेज का आंसर निकालते हैं, मतलब टोटल निकालते हैं, दैट इज़ 1 3 1 एंड 1। सो जो हमारा बी ऑप्शन है उसको हमारी वेटेज के अकॉर्डिंग ज़्यादा वेटेज मिल रही है। ठीक है, सो बी ऑप्शंस हम जा सकते हैं विद आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 का अगर हम आंसर देखें, 36 का आंसर इज बी। ठीक है, सो विदाउट सीइंग द क्वेश्चन, ठीक है, सिर्फ ऑप्शंस के वेटेज के बेस पर हमने बी का आंसर निकाल लिया है। तो यही ट्रिक हमारी क्वेश्चन नंबर 2020 में और 2021 में कम से कम 10 से 15 क्वेश्चंस में एप्लीकेबल हुई है। और ये क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन गेट 2020 का है, और ये यहाँ भी एप्लीकेबल हो रही है। एक दो क्वेश्चन में और अप्लाई करके देख लेते हैं। सेम ट्रिक मैंने हर उसमें 2020 में और 2021 में मतलब कर रखी है हमने, और उसमें वहाँ देख भी रखी कि एप्लीकेबल हो रही है। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 37 ऑफ 2022। ठीक है, और अगर आप देख सकते हो तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट है सोल्व करना, मतलब इट्स काइंड ऑफ इम्पॉसिबल। आपको सिर्फ इसका पता होगा एप्पल पार्क, क्योंकि ये थीम हमने देख रखी है, ये तीनों हमने नहीं पढ़ के कहीं भी। ठीक है, तो इस मैच द फ्लोइंग को सोल्व कर पाना बहुत मुश्किल है, और अगर इससे पहले वाला भी देखें हम, तो इस मैच द फ्लोइंग को भी सोल्व करना पाना इज काइंड ऑफ इम्पॉसिबल। कि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में क्या पूछा है, पॉपुलेशन सर्व कि पॉपुलेशन के बेस पे किस किस को कितना हॉस्पिटल देना होता है, मतलब कितनी पॉपुलेशन पे क्या देना होता है। तो ये भी जिसने URDPFI गाइडेंस पढ़ी थी उसके लिए आसान है, बट फॉर एन आर्किटेक्ट इट्स काइंड ऑफ मुश्किल। ठीक है, बैचलर स्टूडेंट ऑफ आर्किटेक्चर। सो क्वेश्चन नंबर 37 को अगर हम देखें तो ये इम्पॉसिबल है। अगर हम इस ट्रिक से देखें क्या ये सोल्व हो पाएगा, सो एस का 2 एस का 5 एस का 4 एस का 2, सो 50% चांसेस हो गए 2 के, सो एक इसको देते हैं, एक इसको वेटेज 4 1 1 3, एक वेटेज इसको एंड एक वेटेज फोर्थ ऑप्शन को, 5 2 2 2। सो इसमें चारों को सेम वेटेज, क्योंकि मतलब इन दोनों को भी 50% चांस, इनको भी 50% चांस।
3341, तो इसको वेटेज देंगे और इसको वेटेज देंगे, ये दोनों 25% चांस है। तो इसमें अगर हम टोटल निकालें 3421, तो जो फोर्थ ऑप्शन है उसके चांसेस हमारे पास ज़्यादा है, उसकी वेटेज ज़्यादा है एज़ कम्पेरिजन टू अदर ऑप्शंस। तो 37 का डी ऑप्शन हम मतलब अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस में मान लो अगर 10 क्वेश्चन आए हैं उसमें से 2 क्वेश्चन में ये ट्रिक एप्लीकेबल ना हो। ठीक है, मान लो वो नेगेटिव में भी जाते हैं, 8 में से मान लो 2 नंबर चले गए, तो आपके 2 की मतलब 1 जाएंगे, 1/3 गड़बड़ करते हैं, मान लो 7 नंबर कट गए और 7 नंबर तो फिर भी आएंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करना इज़ काइंड ऑफ इम्पॉसिबल। ठीक है, मतलब हम ऐसे 5 क्वेश्चन छोड़ दें, उसमें से 5 में से अगर मान लो 5 क्वेश्चन इस टाइप के आ जाए जो छोड़ ही रहे हैं, उसमें से अगर हमारे 2 गलत हो जाए इस ट्रिक से, और 3 के तो मार्क्स फिर भी मिलेंगे हमें, उसमें से इसके नेगेटिव करने के बाद 2 तो फिर भी आएंगे, और 2 मार्क्स इज़ इनफ टू पुश योर रैंक फ्रॉम मतलब 150 टू 100। इतना रैंक आराम से डिफरेंस क्रिएट कर देता है 2 मार्क्स भी। ठीक है, सो इस ट्रिक को आप यूज़ कर सकते हो और अप्लाई आगे हम करेंगे। तो ये ट्रिक क्लियर हो गई है। अब क्वेश्चन गेट के 2022 के सॉल्यूशंस की तरफ चलते हैं। Question number 11 is the concentric circles in sun path diagram represents, options are altitude angle, azimuth angle, day of the year and hour of the day। तो सन पाथ डायग्राम पे 3-4 बार क्वेश्चन आ चुका है, आई थिंक 2018 में भी आ चुका है एंड 2020 में भी क्वेश्चन आ चुके हैं और सन पाथ डायग्राम पे। सो कंसेंट्रिक सर्कल्स हमने पहले ही पढ़ा है, अजीमुथ एल्टीट्यूड एंगल शो करते हैं। बेसिकली सन पाथ डायग्राम होता है क्या हमारा, सन पाथ डायग्राम होता है कि थ्रू आउट द ईयर जो सन का इम्पैक्ट रहेगा ना, वो हमें सन पाथ डायग्राम से पता चल जाता है थ्रू आउट द ईयर सन का इम्पैक्ट क्या रहेगा। जैसे कि सन की ड्यूरेशन क्या रहेगी, ठीक है, वो किस टाइम उसकी राइजिंग टाइम क्या होगी, उसकी सेटिंग टाइम क्या हो गई, या उसका मंथली वाइज ड्यूरेशन क्या होगा, ये सब कुछ हमें सन पाथ डायग्राम से पता चल जाता है। ओके, सो ये हमारा एक सन पाथ डायग्राम का एक टिपिकल एग्जांपल है। ये उसका प्लान है और ये उसका 3D व्यू है। तो एल्टीट्यूड एंगल बेसिकली क्या होता है, जो हमारी आँख और सन के बीच में एंगल बनता है। सो ये एंगल, सो दिस इज़ द एल्टीट्यूड एंगल, और ये हम जब वर्टिकल डालते हैं तो ये जो एंगल बनता है, ठीक है। सो दिस इज़ द एल्टीट्यूड एंगल, और एजीमुथ एंगल आपको पता है जो नॉर्थ के अलोंग बनता है, ठीक है। तो जैसे सन यहाँ से राइज हुआ, दिस इज़ मान लो 10 डिग्री, तो यहाँ पे हमेशा ही 10 डिग्री का एक सर्कल बनेगा जब भी सन इस पोजीशन में होगा। जैसे ही सन थोड़ा सा और ऊपर जाता है, मान लो इस तरफ आया, ठीक है, और यहाँ पे ये ड्रॉप हुआ, तो यहाँ पे सन का जो एंगल बनेगा, दिस एंगल, ये एंगल पहले से ज़्यादा हो जाएगा, और ये एंगल मान लो बना आपका 80 डिग्री, ठीक है। तो यही कंसेंट्रिक सर्कल्स और ये पूरा सर्कल ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पे जब भी सन का एंगल 80 डिग्री होगा, सन इस सर्कल के ऊपर ही होगा। तो यहाँ पे ये जो कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, ये एंगल डिफाइन होते हैं कि इस वाले की वैल्यू 10 डिग्री है, देन नेक्स्ट 20, 30, 40, 80, इसकी 80, देन यहाँ पे सबसे लास्ट में होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब हो गया नून, मतलब सन बिल्कुल आपके सर के ऊपर है। तो जब सन यहाँ पे होगा तो जो एंगल बनेगा दैट इज़ 90 डिग्री, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा विद द हॉरिजन, तो इसका मतलब नून हो चुका है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है। ओके, सो ये एल्टीट्यूड एंगल्स शो करते हैं। एंड उसके बाद होता है हमारा अजीमुथ एंगल। अजीमुथ एंगल आपका सिंपल नॉर्थ के साथ क्या पोजीशन है, मान लो आपकी ये बिल्डिंग है, ठीक है, और ओरिएंटेशन में देख लेते हैं कि ये यहाँ पे मान लो 10, 20, 30 ऐसे 40, 90 तक यहाँ पे लिखा होता है, मान लो 45 डिग्री, तो आपका अजीमुथ एंगल आ जाता है 45 डिग्री, ठीक है। जब सन की पोजीशन यहाँ पे बता रखी हो कुछ, मान लो कि सन यहाँ पे है और आपसे पूछे व्हाट इज़ द एल्टीट्यूड एंगल, तो ये जो सर्कल जा रहा होगा इसकी यहाँ पे वैल्यू लिखी होती है 10, 20, 30, 40, 50, तो ये आपका मान लो 70 डिग्री, तो आपका एल्टीट्यूड एंगल होगा 70 डिग्री। और ये अगर आपकी बिल्डिंग दे रखी है और पूछें आपका कि अजीमुथ एंगल क्या है, तो उसका जो एक्सिस होगी उससे जो नॉर्थ के साथ जो उसका एंगल बन रहा होगा दैट इज़ 45 डिग्री, या जो भी एंगल होगा वो आपका अजीमुथ एंगल होगा।
ठीक है। देन होता है हमारे पास आता है ये डे ऑफ द ईयर एंड आवर ऑफ द डे। इसी सन पाथ डायग्राम को अगर हम दोबारा रिप्रेजेंट करें, ओके, सो ये सन पाथ डायग्राम हमने पहले पढ़ा था। इसमें जो यहाँ पे दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है, जून तक यहाँ पे होते हैं, 21 ऑफ जून एंड 21 ऑफ दिसंबर। तो ये सारी जो लाइंस होती हैं ये 21 ऑफ उसको बनाई जाती है। जैसे 21 ऑफ मार्च को जो भी होगा वो ये होगा, ठीक है। उसके बीच का 15 ये सब उसके बीच में लाइज करता है। तो बेसिकली हम 21 ऑफ हर मंथ के 21 या 23 को डिफाइन करते हैं यहाँ पे उससे लाइन से। तो जून के बाद यहाँ पे भी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर सेम। सो 21 ऑफ दिसंबर एंड 21 ऑफ जुलाई, सॉरी जून। तो आप देख सकते हो ये यहाँ पे सन राइज होगा नॉर्थ ईस्ट से और इतना लंबा पाथ फॉलो करता है ये, ठीक है। और दिसंबर में यहाँ पे राइज होगा और सिर्फ इतना सा पाथ फॉलो करता है ये 21 ऑफ दिसंबर, ठीक है। और जब हम इसको इस टाइप से डिवाइड करते हैं तो आवर से, तो ये इस टाइप की लाइंस लगी होती हैं उसमें, ये आवर ऑफ द डे डिफाइन करती हैं। जैसे यहाँ पे मान लो 5 बजे हैं, यहाँ पे 6 बजे हैं, यहाँ पे 7, 8, 9, 10, 11, 12 बजे तो बिल्कुल नून हो जाएगा। देन 1, 2, 3, 4 शाम को 5, 6 या 8 बजे तक, ठीक है। तो जून में 5 बजे सूरज उग जाता है, ठीक है, सनराइज़ हो जाता है। जबकि अगर हम देखें दिसंबर में, तो दिसंबर में हमारा लाइन जब ऐसे आ रहा है तो 7 बजे, मतलब ये तो इसमें आ रहा है, जनरली भी ऐसा ही होता है कि 7 बजे के आसपास दिसंबर में सन राइज़ होता है। और इसमें देखें दिसंबर में सन सेट हो जाता है मान लो यहाँ पे 5 बजे, और जून में दिसंबर सन सेट होता है 8 बजे। सो जून ऑफ 21 ऑफ जून को 5 बजे सन राइज होता है, 8 बजे सन डूबता है, तो इसलिए इसको लॉन्गेस्ट डे कहते हैं। एंड दिसंबर में 7 बजे उठा और 5 बजे डूब गया, तो ये शॉर्टेस्ट डे कहलाता है, ठीक है। टाइम स्पेंड कितना कम रहता है इसका। एंड 21 मार्च या 21 सितंबर, दिस इज द सितंबर, ये दोनों सेम फॉलो करते हैं, 21 ऑफ सितंबर, ठीक है। इसको इक्विनॉक्स कहते हैं, ये हमने पहले ही पढ़ा था कि इस दिन जितना दिन होता है उतनी ही नाइट होती है। ये आपने डायग्राम से भी पढ़ा होगा कि ये सन है, दिस इज़ अर्थ की 4 पोजीशन फेम मतलब याद करने के लिए होती है। दिस इज़ 21 मार्च, दिस इज़ 21 सितंबर, दिस बोथ नोन एज इक्विनॉक्स। और ये इक्वेटर पे होते हैं 21 जून, 21 जो भी है दिसंबर, लॉन्गेस्ट डे एंड लॉन्गेस्ट वो शॉर्टेस्ट डे, ठीक है। सो अगर आपसे पूछे डे ऑफ द ईयर, डे ऑफ द ईयर कैसी लाइन रिप्रेजेंट करती है, सो डे ऑफ द ईयर होती है ये वाली लाइंस, ठीक है। मार्च, 21 ऑफ मार्च, अगर वो पूछे 15 ऑफ मार्च, तो 15 ऑफ मार्च फरवरी और इसके बीच में कहीं 15 ऑफ मार्च, ठीक है। ये शो नहीं करते हम, बस 21 ऑफ मार्च, मतलब जितनी डिटेल में जाएंगे, जितना सेग्रीगेट करेंगे उतनी ज़्यादा डिटेल में शो होगा, बट हम मेन 4-5 यही 6-7 लाइनें शो करते हैं, ठीक है। डे ऑफ द ईयर इस टाइप की लाइन से डिफाइन होता है। एंड आवर ऑफ द ईयर, आवर ऑफ ईयर डिफाइन होता है आपका इस टाइप की लाइन से, ठीक है, कि 1 बजे सन की पाथ क्या होगा, सन का एंगल क्या होगा। मान लो एक क्वेश्चन आता है कि 21 अगस्त को 10 बजे सन का एल्टीट्यूड एंगल क्या होगा, 10 AM को 21 अगस्त को सन का एल्टीट्यूड एंगल क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे 21 अगस्त कहाँ पड़ता है, जून, जुलाई, अगस्त, यहाँ कहीं पड़ेगा। 21 अगस्त को उन्होंने कहा है कि 10 बजे, तो सुबह 10 बजे जो ये लाइन जा रही होगी यहाँ पे, मान लो ये यहाँ पे आई, सो दिस इज़ द पॉइंट। 21 अगस्त को सुबह 10 बजे सन का एल्टीट्यूड क्या होगा, सो 21 अगस्त को 10 बजे टाइम भी आ गया, सन का एल्टीट्यूड क्या होगा वो यहाँ से आप देखोगे, मतलब ये सारे सर्कल्स यहाँ भी लग रहे होंगे, ये कंसेंट्रिक सर्कल्स सारे एल्टीट्यूड एरिया एंगल, मान लो ये यहाँ पे आया और इससे आप पता लगा लो कि ये पॉइंट जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे एंगल लिखा होगा मान लो जो भी 40 डिग्री, तो 21 अगस्त को 10 बजे 40 डिग्री सन का एल्टीट्यूड एंगल होगा, ठीक है। तो अब ये कंसेप्ट हमारे क्लियर हो गए चारों। एल्टीट्यूड एंगल हमारा कंसेंट्रिक सर्कल से डिफाइन होता है सन पाथ डायग्राम में। और अजीमुथ भी देख लिया, डे ऑफ द ईयर देख लिया, आवर ऑफ द ईयर भी देख लिया। सो आवर ऑफ द ईयर हमारा इन वाली लाइन से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 इज द ऑपरेशनल गाइडलाइंस ऑन क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम CLSS क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS January 2017 by the erstwhile Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation MHUPA. Government of India defines EWS households as those having an annual income up to this. EWS का जो क्राइटेरिया डिफाइन किया है MHUPA वालों ने फॉर CLSS के लिए, वो उसके लिए जो EWS का क्राइटेरिया है उसकी इनकम कितनी होगी. सो बेसिकली MHUPA मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन क्या कर रही है टू मीट द PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना हाउसिंग फॉर ऑल 2022 तक, उसको उस टारगेट को अचीव करने के लिए इन्होंने क्या किया है, MHUPA वालों ने कुछ बैंकों को एनलिस्ट किया है. सो दे हैव एनलिस्टेड सम बैंक टू प्रोवाइड लोन एट लोअर रेट. ठीक है, तो लोन प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने कुछ बैंक को एनलिस्ट किया है. ठीक है, इन बैंकों के नाम भी हमने पढ़ रखे हैं लोन प्रोवाइड करने के लिए. और बेसिकली ये 3 मेन पॉइंट पे ध्यान दे रहे हैं लोन प्रोवाइड करने के लिए. एक तो लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करेंगे. दूसरा ये है कि जो कुछ पार्ट इनका गवर्नमेंट पे करेगी. ठीक है, और तीसरा है टेन्योर पीरियड, जो है आपका लोन चुकाने का पीरियड जो है वो इन्होंने 20 ईयर तक कुछ केसेस में लिया है, 20 ईयर्स तक. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं लोन किस बेस पे प्रोवाइड करेंगे. तो इन्होंने जो क्राइटेरिया डिवाइड किया है कि किसको कितना लोन प्रोवाइड करेंगे, वो है इनका EWS, LIG, MIG1 एंड MIG2. ठीक है, सो इस EWS को ये जो लोन प्रोवाइड करेंगे, EWS की क्राइटेरिया में आते हैं कौन कौन है, जिनकी एनुअल इनकम 3 लाख है. ठीक है, सो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है कि EWS की क्राइटेरिया में 3 लाख वाले आते हैं. LIG वाले आते हैं 6 लाख में, जिनकी एनुअल इनकम 6 लाख है. ये आते हैं 6 से 12 में, और ये आते हैं 18 में, मतलब 12 से 18 में. ठीक है, ये मतलब 6 से 12, ये 3 से 6. तो आप देख सकते हो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 3 छः 18. तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि 3 का पहाड़े के अंदर आता है ये, कुछ 2, ढाई, 3, 3.5 नहीं. 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 3 छः 18. ठीक है, ये 12 से 18 है, ये 3 से 6 है. तो आप मेन क्राइटेरिया जो थ्रेशोल्ड है वो याद रखो कि 3, 6, 12, 18. ठीक है, तो ये इनके वो हैं क्राइटेरिया कि इस एनुअल इनकम पर इनको डिफाइन किया जाएगा. इनको एरिया कितना मिलेगा कि इसको EWS वाले को मिलेगा 30 स्क्वायर मीटर का, इसको मिलेगा 60 स्क्वायर मीटर का, MIG वाले को मिलेगा 160 स्क्वायर मीटर और MIG2 वाले को मिलेगा 200 स्क्वायर मीटर का. ठीक है, ये एरिया इस एरिया पे इनको लोन मिलेगा. अगर इससे ज़्यादा एरिया ये खरीदते हैं तो उस पर इनको लोन नहीं मिलेगा. तो इनको लोन कितना मिलेगा, लोन अमाउंट है इनका फिक्स कि EWS वाले को मिलेगा 6 लाख का लोन. ठीक है, एंड LIG वाले को भी मिलेगा 6 लाख का लोन. MIG1 वालों को मिलेगा 9 लाख का लोन और MIG2 वालों को मिलेगा 12 लाख का लोन. ठीक है, अगर ये इससे ज़्यादा लोन अप्रूव कराते हैं तो उस पर गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं देगी. लोन तो अप्रूव करा सकते हैं ये. ठीक है, इस पे इस रेट पर जो भी इनकी क्राइटेरिया वो अप्लाई होंगे कि लोअर रेट लगाएंगे, गवर्नमेंट पे करेगी कुछ पार्ट और टेन्योर पीरियड. इससे ज़्यादा अगर ये 6 लाख से मान लो 7 लाख 10 लाख का लोन लेते हैं तो इन्हें सिर्फ 6 लाख वाले पे ही वो सब्सिडी मिलेगी. ठीक है, सो सब्सिडीज़ जो सब्सिडाइज अमाउंट है वो कितना मिलेगा इन्हें. सब्सिडाइज अमाउंट बेसिकली मैं नॉर्मल से बता देता हूँ, जो गवर्नमेंट पे करती है वो 2.30 लाख से 2.70 लाख, आप ये मान सकते हो 2.5 लाख तक का लोन गवर्नमेंट पे करती है अपनी तरफ से बस. जैसे एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, मान लो किसी ने 9 लाख का लोन लिया है, 9 लाख का लोन लिया है फॉर 10 ईयर्स के लिए, और उसका मान लो कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट 7, 6, 5 जो भी इन्होंने डिसाइड किया वो बन जाता है 12 लाख. तो 10 साल के अंदर उसे 12 लाख चुकाने हैं. ठीक है, यानी कि 10 साल, यानी कि हर साल पे 1.2 लाख पड़ता है और हर मतलब 12 मंथ पे पड़ता है 1.2 लाख. तो एक मंथ पे पड़ गया आपका 10,000. ठीक है, एक मंथ पे आपका पड़ गया 10,000 रुपये. तो आपकी मंथली EMI जो बनेगी वो बनेगी आपकी 10,000 रुपये. सिर्फ आपको 10,000 रुपये मंथली पे करने होंगे 10 साल तक. ठीक है, और इसमें से अब क्या होता है, गवर्नमेंट कुछ पार्ट दे देती है, यानी कि इसका 3 से 4% गवर्नमेंट पे करती है इंटरेस्ट का. जैसे आपका इंटरेस्ट मान लो 7% लगा, 5% लगा, 6% लगा,
तो उसमें से 3 से 4% गवर्नमेंट पे करती है, यानी कि जो कि ये पड़ता है 2.5 लाख के आसपास। तो 12 लाख का आपका रह जाता है सिर्फ 9.5 लाख के आसपास, 9.5 लाख 10 लाख के आसपास ऐसे कुछ रह जाता है, आपको इतना पे करना होता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है, जैसे ये तो 10 ईयर के लिए है, लो और लो कराने के लिए ईएमआई उन्होंने इस पीरियड को 20 ईयर कर दिया है, यानी कि 9 लाख का लोन आपका मान लो 20 साल में पड़ जाएगा 16 लाख। ठीक है, और आपकी ईएमआई अभी जो 10,000 पड़ी थी, इसको माइनस करने के बाद मान लो 8,000 पड़ रही है, तो इसमें आपकी ईएमआई पड़ जाएगी 4,000 के आसपास। तो ये ईजिली अर्बन पुअर दे सकता है। ठीक है, तो इसलिए इस लोअर इंटरेस्ट जो इनकी 3 क्राइटेरिया हैं कि एक तो टेन्योर पीरियड 20 साल का हो गया, ईएमआई आपकी छोटी हो गई, इंटरेस्ट आपका कम हो गया, 7 से जो 7 था 3-4% गवर्नमेंट ने दे रही है, तो आपका 3 या 4% लगता है। ठीक है, गवर्नमेंट पे हो गया, लोअर इंटरेस्ट, टेन्योर पीरियड 20 साल का हो गया। और जो बैंक डिसाइड किए हैं MHUP वाले ने, जिनको नोडल ऑफिसर बनाए, सॉरी नोडल सेंटर बनाया बैंक का, या नोडल एजेंसी बनाई है बैंक की, 3 बनाई है जो हमने पहले ही पढ़े कि NHB नेशनल हाउसिंग बैंक, SBI वालों को और HUDCO वालों को, ये भी पहले क्वेश्चन आ चुका है। तो इन तीनों को नोडल एजेंसी बनाई है MHUP, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन ने। ठीक है, ओके, सो हमारा इसमें आंसर 12 का आंसर 3 लाख होता है कि 3 लाख के अंदर अंदर EWS आता है। ठीक है, उससे ऊपर आपका LIG, देन MIG, MIG 2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ वेक्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर पे बेस्ड क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। ठीक है, वेक्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर, वेक्टर ग्राफिक्स पे या बिम पेज बेस पे सॉफ्टवेयर आते हैं। ऑप्शंस आर इंकस्पेस, ओडियन, एडोब ड्रीम व्यूअर एंड डिज़ाइन बिल्डर। ओडियन हमने पहले भी पढ़ रखा है, गेट में पहले भी आ रखा है। ओडियन यूज फॉर साउंड, साउंड के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। ठीक है, सो सबसे पहले हम देखते हैं वेक्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर हमने जो पढ़े थे होते क्या हैं, कि व्हाट आर वेक्टर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। तो वेक्टर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर बेसिकली वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो इंस्टेड ऑफ यूजिंग पिक्सल को यूज़ नहीं करते। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग पिक्सल दे यूज द एल्गोरिदम्स एल्गोरिदम यूज़ करते हैं वो। मतलब उसमें सीरीज ऑफ लाइंस होती हैं। जैसे पिक्सल तो आपको पता है कि ये छोटे छोटे, जैसे फोटोशॉप में पिक्सल्स होते हैं रेक्टेंगल स्क्वायर टाइप के, इसमें सीरीज ऑफ लाइंस होती हैं और ये एल्गोरिदम्स पे बेस होती हैं। आप जितना किसी भी इमेज को स्केल करोगे, व्हेन यू स्केल अप एनी इमेज, तो ये उतनी उसी एल्गोरिदम के हिसाब से उतनी ज़्यादा भी होती जाती हैं, और अगर आप उसको स्केल डाउन करोगे तो वो कम भी होती जाती हैं। ठीक है, एल्गोरिदम पे बेस होती हैं। पिक्सल में क्या होता है, पिक्सल फिक्स हो जाते हैं, अगर आप जूम करते जाओगे तो पिक्सल और बड़े होते जाएंगे, और छोटे करते जाओगे तो पिक्सल छोटे छोटे, तो आपको सही दिखती है पिक्चर। और अगर उनको बड़े करोगे तो जैसे फोटोशॉप में पिक्सल फट जाते हैं, तो उस टाइप का ही होता है। तो वेक्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर होते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग पिक्सल, ये एल्गोरिदम्स यूज़ करते हैं। दे आर इन्फिनिटी स्केलेबल, उनसे जो आउटपुट निकलता है उसको हम कितना भी स्केल कर सकते हैं, वो कभी नहीं फटती। ठीक है, और इसमें हाई क्वालिटी इमेजेस निकलती हैं, हाई क्वालिटी इमेजेस, और ये बेसिकली इसीलिए यूज़ होता है लोगो या इलस्ट्रेशन के लिए, इन चीज़ों के लिए ये इस टाइप के वेक्टर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। जैसे रास्टर इमेज जो हम ऑटोकैड में डालते हैं, रास्टर इमेज वो फट जाती है, लेकिन इनसे जो आउटपुट निकलती है वो कभी फटती नहीं है। जैसे जेपैग होती है वो फट जाती है आप जितना जूम करते जाओगे। ठीक है, तो जेपैग इज़ अ रास्टर इमेज। लेकिन ऑटोकैड से जब आप EPS निकालते हो इंस्टेड ऑफ PDF या जेपैग, EPS फटती नहीं है। ठीक है, ऑटोकैड से EPS और ऐसे ही इनके आउटपुट होते हैं, ये इन सॉफ्टवेयर के EPS, SVG, AI, इस टाइप के जो एक्सटेंशन के साथ जो भी आउटपुट निकलते हैं वो वेक्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर से निकलते हैं और वो फटते नहीं हैं। ठीक है, तो ऑटोकैड में इसलिए PDF की जगह इंस्टेड ऑफ मेकिंग PDF फोटोशॉप में ले जाने के लिए EPS बनानी चाहिए, ये ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं और फटती भी नहीं है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि ऑडियो तो हमारा हो गया साउंड के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर 13 का आंसर A इज करेक्ट, इंकस्पेस। तो वेक्टर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से हैं, एक तो हो गया इंकस्पेस। ठीक है, सेकंड इज मैं मेन बता रहा हूँ एडोब इलस्ट्रेटर,
जो आपको यूज़ भी होंगे। इलस्ट्रेटर भी आजकल लोग फोटोशॉप की जगह इलस्ट्रेटर यूज़ कर रहे हैं और मैक्सिमम ग्राफिक डिज़ाइनर्स इलस्ट्रेटर यूज़ करते हैं। कोरल ड्रॉ, कई जगह फोटोशॉप और कैड की जगह कोरल ड्रॉ यूज़ होता है। एफिनिटी, फोटोशॉप एंड फायरवर्क्स, ये हैं जो ऑटोकैड वो आपके आर्किटेक्चर में आपको सुनने को मिल जाएंगे कि इस कॉलेज में यूज़ होता है, इस कॉलेज में ये यूज़ होता है। ठीक है, तो ये 5-6 हैं, आप याद रख सकते हो। तो आप हमारा ऑप्शन थर्ड इज़ एडोब ड्रीम वियर। एडोब ड्रीम वियर यूज़ होता है हमारा वेब डिज़ाइन के लिए। वेब डिज़ाइन या जो HTML कोडिंग होती है उनके लिए यूज़ होता है ये, HTML// टाइप का जो कोडिंग होती है एडोब ड्रीम वियर उसके लिए यूज़ होता है। डिज़ाइन बिल्डर यूज़ होता है, मॉडलिंग टूल है बेसिकली, एनर्जी एनालिसिस के लिए यूज़ होता है ये, एनर्जी एनालिसिस से रिलेटेड टूल है ये। ठीक है, तो वेक्टर ग्राफिक्स डिज़ाइन करने के लिए, लोगो वो को डिज़ाइन करने के लिए हमारा जो है दैट इज़ इंक स्पेस। इसके नाम से ही क्लियर होता है कि इंक स्पेस उसी टाइप का ही हो सकता है। ठीक है, सो जैसे फोटोशॉप में हमारा पेन टूल होता है, जिससे पेन टूल से अगर हम कुछ भी शेप बनाते हैं उसको जूम इन जूम आउट करने पर वो फटती नहीं है। अदरवाइज़ हम एम टूल से अगर हम कुछ भी इमेज बना के उसमें कलर भरते हैं तो उसको जूम इन जूम आउट करने पर छोटे छोटे पिक्सल दिखने लग जाते हैं। तो पेन टूल इज़ अ काइंड ऑफ वेक्टर टूल इन फोटोशॉप। ठीक है, तो इसी सॉफ्टवेयर बेस पे काफ़ी पहले भी क्वेश्चन आ चुके 2020 में, 2016 में, कि ई क्वेस्ट किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। ई क्वेस्ट यूज़ होता है एनर्जी सिमुलेशन के लिए। ठीक है, स्टैड आया था एक बार कि स्टैड किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, स्टैड, ई टैब्स, ये स्ट्रक्चर वालों के सॉफ्टवेयर्स हैं। ये आई थिंक 2020 में कुछ क्वेश्चन आए थे सॉफ्टवेयर बेस पे, और 2017 या 16 में कुछ क्वेश्चन आए थे सॉफ्टवेयर बेस्ड थे। ठीक है, जिसमें हमने ये भी पढ़ा था रेडियंस किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, रेडियंस लाइटिंग के लिए, रेमैन, और एक था प्राइम अवेरा जो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में यूज़ होता है। मास्टर्स में आपने पढ़ रखा होगा या पढ़ेंगे आप, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में यूज़ होता है प्राइम अवेरा सॉफ्टवेयर। ओके, सो ये कुछ सॉफ्टवेयर और थे, बाकी आप पुरानी वीडियोस में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। Question number 14 is the main cable of a suspension bridge supports the deck with hangers. These hangers are equidistant along the length of the bridge. तो इस क्वेश्चन में ये लाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि these hangers are equidistant along the length of the bridge and represents a uniformly distributed load UDL. Assuming the cable to be weightless as compared to the applied loading, the best approximation of the shape that the cable takes for this loading is quaternary, circular arc, parabolic curve and hyperbolic curve. Okay, so they are talking about suspension bridge. ठीक है, with a deck and hangers. तो सस्पेंशन ब्रिज सस्पेंशन क्यों होते हैं? बेसिकली वो ब्रिज जो सस्पेंडेड होता है बिकॉज ऑफ टू वर्टिकल टावर और टू और मोर वर्टिकल टावर एंड सस्पेंडेड थ्रू केबल्स। ठीक है, तो दो टॉल टावर्स में सस्पेंड थ्रू केबल्स इज नोन एज सस्पेंडेड ब्रिज। ठीक है, इसमें टेंशन हो रही होती है और इसमें कंप्रेशन। तो जो ये कॉलम वाले पार्ट होते हैं जिन्हें पाइलन या कॉलम कहते हैं, इन्हें पाइलन भी कहते हैं। पाइलन टावर या कॉलम, टावर ही कहेंगे, कॉलम तो नहीं। इनमें कंप्रेशन होती है एंड केबल्स में आपकी टेंशन होती है। ओके, सो सस्पेंशन ब्रिज की एडवांटेज क्या होती है? बेसिकली ब्रिज कितने टाइप के होते हैं जो मेन हमने पढ़े होंगे, दैट इज़ आर्क ब्रिज जो इस टाइप का होता है, आर्क। देन आता है हमारा कैंटिलीवर ब्रिज, सॉरी कुछ इस टाइप का। ठीक है, इसमें ये ब्रिज जा रहा है और ये बीच में मेन कॉलम होता है, देन ऐसे। ठीक है, ये इस टाइप के कैंटिलीवर से ब्रिज होते हैं। देन होता है केबल स्टेड और सस्पेंशन ब्रिज इज दोनों सेम टाइप के होते हैं। एक कॉलम से इतनी सारी केबल्स निकल रही होती हैं। ठीक है, फिर आगे होता है यही चीज़ कंटिन्यू हो रहा है।
दिस इज केबल स्टेड। और ट्रस ब्रिज होता है कि ये ऐसे जा रहा होता है, और वो ट्रस ऊपर हो नीचे हो, बेसिकली ट्रस ब्रिज होता है। ठीक है, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रस लगे होते हैं। तो हम इसकी बात करें, केबल स्टेड सस्पेंशन ब्रिज, केबल स्टेड सस्पेंशन ब्रिज। सो सस्पेंशन ब्रिज और केबल स्टेड सस्पेंशन ब्रिज का फ़ायदा क्या होता है कि एक तो ये वर्टिकली और लेटरली दोनों लोड ईजिली सह लेते हैं एज़ कम्पेरिजन टू अदर्स, क्योंकि ये केबल के थ्रू सस्पेंड होते हैं, तो ये अपना जो भी वाइब्रेशंस होती हैं वर्टिकल या विंड के थ्रू या अर्थक्वेक के कारण, वो ईजिली ये वर्कआउट कर जाते हैं। चेंज इन टेम्परेचर इन सब को वर्कआउट कर जाते हैं, इंस्टेड ऑफ कॉलम ब्रिज या ये जो परमानेंट ये आर्क ब्रिज या ट्रस ब्रिज होते हैं, उससे ज़्यादा मोर कंफर्टेबली ये बाकी सारी वाइब्रेशंस एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, एक तो इनका ये फ़ायदा होता है। इनमें केबल्स में हमेशा टेंशन होती है, बाकी पाइलन्स में कॉलम्स में कंप्रेशन होती है। ठीक है, तो इसका एक वो भी है, ये अगर मान लो आपका कॉलम है कि हमें ये कॉलम्स इतने ज़्यादा लंबे क्यों देने पड़ते हैं। ये आपका सस्पेंड केबल जा रहा है, इसका हाफ पार्ट दिखा रहा हूँ मैं ये। ठीक है, तो ये ऐसे जाता है फोर्स, तो इस फोर्स को नलीफाई करने के लिए हमारे पास एक ऊपर की तरफ फोर्स हो सकता है, एक राइट हैंड की तरफ फोर्स। ठीक है, हमारे पास एक्स एक्सिस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, मतलब इसको कोई यहाँ से सपोर्ट नहीं मिल रहा होता, तो हमें ये जो वाई एक्सिस का जो एलिमेंट है इसको इतना ज़्यादा हैवी करना होता है, इतना ज़्यादा इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ करनी होती है, सो दैट इसकी जो भी कंपोनेंट बनेगा थीटा के साथ वो इन दोनों को नलीफाई कर सके। तो इसलिए हमें ये पाइलेंस और कॉलम्स काफ़ी लंबे देने पड़ते हैं। ठीक है, सो अब आते हैं हम इस क्वेश्चन की तरफ। कि ये कैटरनरी है या हाइपरबोला है या पैराबोला है या सर्कुलर है। तो ये सर्कुलर तो नहीं है, ये तो सबको पता है कि जो भी ये ब्रिज बनते हैं ये सर्कुलर नहीं होते। ये जो भी इस टाइप के ब्रिज बनते हैं ये सर्कुलर तो नहीं होते। ठीक है, और मैंने बताया था कि दीज हैंगर्स आर इक्वी डिस्टेंस अलोंग द लेंथ ऑफ द ब्रिज। ना तो ये सर्कुलर है ना ये हाइपरबोला है। तो मेन कन्फ्यूजन जो इस क्वेश्चन में थी वो थी पैराबोला और कैटरनरी। पैराबोला और कैटरनरी कर्व में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। कैटरनरी कर्व हमने पढ़ा था जब हम फ्रीली सस्पेंडेड उसको चेन को फ्री हैंगिंग में छोड़ देते हैं, चेन या केबल को, तो जो फॉर्म बनती है दैट इज़ नोन एज कैटरनरी कर्व। मान लो एक आपकी चेन है, उस पर हमने ये मोतियाँ फिक्स कर दी। ठीक है, सो दीज आर इक्वी डिस्टेंस, इक्वल 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 इक्वल। जब हम इनको लटकाते हैं तो हमारी जो शेप बनती है वो यू टाइप की बनती है। ये यू टाइप है, इसमें बिल्कुल सही नहीं बन पा रही। ठीक है, तो ये यू टाइप की शेप बनती है। यहाँ पे एक मोती, यहाँ पे एक मोती, यहाँ पे एक मोती, हेयर हेयर एंड हेयर हेयर, ये जो शेप बनी है दैट इज़ नोन एज कैटरनरी कर्व। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें जो इक्वी डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस डी है वो यहाँ पे है, ये डी सेम है, ये डिस्टेंस डी है, ये डिस्टेंस डी है। बट पैराबोला में क्या होता है, बट इन केस ऑफ पैराबोला क्या होता है, वो थोड़ा इस टाइप का होता है। ठीक है, और जब हम ये ऐसे छोड़ते हैं पैराबोला के केस में ये डिस्टेंस इक्वल होता है, डी 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 एंड डी, ये डिस्टेंस इक्वल होता है, ना कि ये वाला डिस्टेंस। कैटरनरी के केस में ये वाला डिस्टेंस इक्वल होता है, पैराबोला के केस में ये वाला डिस्टेंस इक्वल होता है। सो जो पैराबोला में वी शेप की बनती है कर्व, और इसमें कैटरनरी में यू शेप की। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो इसी से बनता है कि दीज हैंगर्स आर इक्वी डिस्टेंस अलोंग द लेंथ ऑफ द ब्रिज। तो अलोंग द लेंथ ऑफ द ब्रिज के जो इक्वी डिस्टेंस होते हैं तब हमारा बनता है पैराबोला शेप। अगर ये कहता है अलोंग द ये, तो हमारा बनता कैटरनरी कर्व। ठीक है, अगर आप इन दोनों का डायग्राम भी देखोगे, मैं डायग्राम लगा दूँगा, बहुत कम डिफरेंस होता है कैटरनरी कर्व और पैराबोला में। ये तो मैंने अभी भी बहुत ज़्यादा दिखा दिया। ठीक है, तो आप पिक्चर में देख लेना, उसमें बहुत कम ज़्यादा डिफरेंस होता है पैराबोला और कैटरनरी कर्व में। सो हमारा आंसर इज पैराबोलिक कर्व। ठीक है, नहीं तो अदरवाइज कैटरनरी कर्व भी हो सकता था। कैटरनरी कर्व काफ़ी रिजेंबल होता है हाइपरबोलिक कर्व से। ठीक है, तो ये भी इसका आंसर हो सकता था, लेकिन अभी हमारा आंसर पैराबोलिक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 से 15 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 15 इज अरेंज द फ्लोइंग रोड टाइप्स in descending order of accessibility. So we have arterial option, arterial road, expressway, collector road and local street. So हमने अर्बन रोड क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, ठीक है। उसके अंदर हमने पढ़ा था सबसे पहले लोकल स्ट्रीट, जिसे एक्सेस स्ट्रीट भी कहते हैं, ठीक है। देन आता है हमारा कलेक्टर, जिसे डिस्ट्रीब्यूटर रोड भी कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर रोड। देन सब आर्टेरियल, देन आर्टेरियल, लास्ट में आते हैं हमारे एक्सप्रेस वे और फ्री वे, एक्सप्रेस वे एंड देन फ्री वे, ठीक है। लोकल स्ट्रीट, कलेक्टर स्ट्रीट, सब आर्टेरियल, आर्टेरियल, एक्सप्रेस वे, फ्री वे। लोकल स्ट्रीट क्या होता है? वो प्राइमरी स्ट्रीट जो डायरेक्ट हमारे रेजिडेंस और ऑफिस को एक्सेस करती हैं, रेजिडेंस एंड ऑफिस को डायरेक्ट एक्सेस होता है। देन कलेक्टर उसके बाद, देन ठीक है, उससे हम जिस आर्टेरियल पे जाते हैं, फिर आर्टेरियल से हम एक्सप्रेस वे पे जाते हैं। तो हमने पहले भी डिटेल में पढ़ रखा है। अब नाउ जो यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी का कंसेप्ट है वो इसी पे ही बेस है कि सबसे ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी किसकी होती है, एक्सेसिबिलिटी। तो सबसे ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी जो होती है वो लोकल स्ट्रीट की होती है, और हमारी एक्सेसिबिलिटी का जो ग्राफ है वो इस तरह इंक्रीज़ होता है, इंक्रीजिंग। सबसे लोएस्ट एक्सेसिबिलिटी होती है हमारी एक्सेस वे की। सबसे ज़्यादा एक्सेस जो हमें होती है वो लोकल स्ट्रीट, और जिसको एक्सेस स्ट्रीट भी कहते हैं सब, क्योंकि ये घर से निकलती है हमें सबसे पहले मिलती है, देन उसके बाद ये, देन ये। और अगर हम परसेंटेज शेयर देखें, परसेंटेज शेयर ऑफ दीज रोड्स टू द टोटल रोड, टू टोटल रोड, परसेंटेज ऑफ दीज रोड्स, तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज हमारा जो ऑक्यूपाई करती है वो भी 70 to 80% जो ऑक्यूपाई करती है वो होती है हमारी लोकल स्ट्रीट। और सबसे कम होता है किसी भी कंट्री या उसमें एक्सप्रेस वे 1 से 2% के अंदर ऑक्यूपाई करते हैं। मतलब टोटल रोड का ऊपर जितना भी पूरी कंट्री में जितने भी रोड्स हैं उसकी जो 70 to 80% है वो लोकल स्ट्रीट में होंगी, और 1 से 2% होगी हमारी एक्सप्रेस वे, फ्री वे। तो ये ग्राफ भी इस टाइप से बढ़ता है, ठीक है। तो इन दिस क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड फॉर द रोड टाइप्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एक्सेसिबिलिटी। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा पहले आएगा, उसके बाद छोटा छोटा छोटा, तो सबसे मोर एक्सेस, ठीक है, देन लोएस्ट एक्सेस, डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे बड़ा देन छोटा 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 छोटा। तो सबसे ज़्यादा एक्सेस किसका है हमारा? सबसे ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी हमारी लोकल स्ट्रीट की है, तो इसमें एस सबसे पहले जाएगा, ठीक है। देन एस के बाद आता है हमारा कलेक्टर, एस आर, सो अवर बी ऑप्शन इज करेक्ट, एस आर। उसके बाद पी, देन आर्टेरियल जाता है, देन सबसे लास्ट में आता है क्या, एक्सप्रेस वे। सो एस आर पी क्या इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एक्सेसिबिलिटी, ये तो हो गया हमारा अर्बन रोड क्लासिफिकेशन। और जो नॉन अर्बन रोड या जिसे हम रूरल रोड क्लासिफिकेशन भी कहते हैं वो भी सेम इसी टाइप के हैं। सबसे पहले आता है हमारा नेशनल हाईवे, ये मैं उल्टे से बता रहा हूँ, मतलब यहाँ से जैसे इसमें एक्सप्रेस वे है तो इसमें सबसे पहले आते हैं नेशनल हाईवे, आपने सुने भी होंगे NH8 NH14, ठीक है। देन आते हैं हमारे स्टेट हाईवे, देन मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड MDR जिसको हमने पढ़ रखा है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड MDR, देन अदर डिस्ट्रिक्ट रोड ODR, देन सबसे लास्ट में आते हैं विलेज रोड, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, विलेज रोड, देन अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, देन मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, देन स्टेट हाईवे, देन नेशनल हाईवेज। और इनका ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑक्यूपाई करते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा एक्सेस है, और देन ये सबसे लीस्ट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इज द फ्लोइंग 2-dimensional विजुअल composition represents interlocking, intersecting, interlacing and interpenetrating। सो ये विजुअल कंपोजिशन है। सो इंटरलॉकिंग क्या होता है? इंटरलॉकिंग हमने पढ़ रखे हैं, जो इंटरलॉकिंग टाइल्स और पेवमेंट हमने पढ़ रखे थे जो एक दूसरे में लॉक हो जाते हैं, जो यूजुअली सेम पैटर्न के होते हैं, इस टाइप की एच शेप की टाइल्स होती हैं जो, ठीक है। देन नेक्स्ट टाइल यहाँ पे आती है उसी एच शेप की,
और वो एक दूसरे में लॉक सी होती जाती हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे लगा दो। तो दिस इज इंटरलॉकिंग, जो भी इंटरलॉकिंग पैटर्न। ठीक है, तो ये इंटरलॉकिंग नहीं है। इंटरसेक्टिंग क्या होता है? इंटरसेक्टिंग तो उस टाइप का होगा जो एक में से क्रॉस हो रही हो, जैसे लाइंस इंटरसेक्ट होती हैं, या कुछ भी टाइल्स हो और उसके अंदर से दूसरी टाइल या कुछ भी एक टैप वो अक्रॉस हो रहा हो, दैट इज़ इंटरसेक्टिंग। ठीक है, तो ये अक्रॉस भी नहीं हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, तो इंटरसेक्टिंग भी नहीं है। देन थर्ड ऑप्शन इज इंटरलेसिंग। इंटरलेसिंग, सो दिस इज इंटरलेसिंग, ये पैटर्न इंटरलेसिंग शो कर रहा है। इंटरलेसिंग आपको शू लेस से याद आ जाएगा कि जैसे शू लेस में हम इंटरलेस करते हैं, एक दूसरे को आपस में उसके धागे को बांधते हैं। शू लेसिस जैसे हम अपने टाई करते हैं। ठीक है, और इंटरलेस कहाँ पे यूज़ होता है? जैसे फैब्रिक हमारा जो भी क्लॉथ होते हैं उसमें भी इंटरलेस यूज़ होता है, एक दूसरे के ऊपर चढ़े होते हैं। फैब्रिक पैटर्न क्लॉथ में भी इंटरलेस यूज़ होता है। देन हमारी जो बैम्बू कंस्ट्रक्शन या बैम्बू चिक्स बनते हैं, ठीक है, वो भी इंटरलेस के थ्रू ही बनते हैं एक दूसरे के ऊपर। बैम्बू चिक, बैम्बू बास्केट, ये सब इंटरलेस के थ्रू बनता है। सो आवर ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट कि ये इंटरलेस है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे हैं, मतलब ये नीचे है ये ऊपर है, एक दूसरे के ऊपर फंसे पड़े हैं। फोर्थ इज इंटरपेनिट्रेटिंग। और इंटरलेस हमारा यूजुअली उसमें भी यूज़ होता है टीवी स्क्रीन्स में। टीवी स्क्रीन्स में जो हमारे वो जो वीडियो चलती है वो इंटरलेस पैटर्न के थ्रू चलती है। फिर देन इस पर ऐसे 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 ये दोनों ओवरलैप होके इंटरलेसिंग बनते हैं। इंटरपेनिट्रेट क्या होता है? इंटरपेनिट्रेट, जो जैसे दो पैटर्न होंगे, मान लो इसमें सर्कल सर्कल है और इसमें ऐसे है, तो ये जो पूरा बनकर एक पैटर्न बनाएंगे, दैट इज़ इंटरलेस, वो इंटरपेनिट्रेट। ठीक है, तो ये बन गया आपका इंटरपेनिट्रेट कॉम्पोजिशन। और इसी कॉम्पोजिशन के बेस पे ये एक 2000 आई थिंक 1-2 साल पहले टार्टन ग्रिड नाम से एक आया था क्वेश्चन, टार्टन ग्रिड के बेस पर, जो कि ये भी फैब्रिक के बेस पर कॉलम की हमारी ग्रिड की वो बताता है, एक ग्रिड का कॉलम की ग्रिड का पैटर्न। ठीक है, कुछ इस टाइप का था वो टार्टन ग्रिड। ये ब्लैक डॉट रिप्रेजेंट्स कॉलम। ओके, तो ये भी फैब्रिक पैटर्न से उठाया था, तो इसलिए मुझे याद था, मैंने बता दिया टार्टन ग्रिड। सो आवर ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 इज द गोल्डन रेशियो रेफर्स टू। ये हमने कई बार पढ़ा था, गोल्डन रेशियो की वैल्यू क्या होती है। जो हमने पढ़ा था गोल्डन रेक्टेंगल कि अगर ये हमारा 1 है, 1 मीटर या 1x, एंड दिस इज़ 1.618। गोल्डन रेशियो की वैल्यू याद क्या होती है कि 1.5 गुना से थोड़ा सा फालतू होता है, ये 1.5 टाइम से थोड़ा सा फालतू होता है, तो 1 इंटू में 1.6 यानी कि 1.5 गुना से थोड़ा सा फालतू। ठीक है, गोल्डन रेक्टेंगल 1x, एक वैल्यू 1 है रेक्टेंगल की और एक वैल्यू 1.16 है, तो रेक्टेंगल इज गोल्डन रेक्टेंगल। और उसकी खासियत क्या थी, अगर इसमें से हम 1x बाय या 1 मीटर बाय 1 मीटर का अगर हम एक बॉक्स कट आउट भी कर लेते हैं, तो उसके बाद भी जो रेक्टेंगल बचेगा दैट इज़ आल्सो अ गोल्डन रेक्टेंगल। तो ये भी एक गोल्डन रेक्टेंगल बचेगा। ठीक है, और अब इसमें बचेगा कितना, जब हम 1.618 में से 1 निकाल देंगे तो दिस विल बी 0.618। ठीक है, और ये 1, अगर हम इसकी डेरिवेशन भी देखें, सो ये a प्लस बी, एंड ये a हो गया, तो ये b हो गया और ये a हो गया। सो बेसिकली अगर हम इसकी डेरिवेशन देखें, a अपॉन a प्लस बी, a अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू a, यहाँ पे आएगा नहीं तो b अपॉन a। ठीक है, 1 अपॉन 1.618 इज इक्वल टू 0.618 अपॉन में 1, मतलब छोटी अपॉन बड़ी, छोटी अपॉन बड़ी, छोटी अपॉन बड़ी, दिस इज छोटी अपॉन बड़ी, छोटी साइड अपन बड़ी साइड। और इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो दिस विल बी a स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, और अगर हम इसका वो करेंगे एक्स अल्फ़ा बीटा रूट्स निकालेंगे इसमें,
तो सीधा फॉर्मूलास लगाएंगे, माइनस बी तो -1 यहाँ पे आ जाएगा प्लस बी, अंडर रूट प्लस माइनस बी स्क्वेयर क्या होगा, बी स्क्वेयर इज -1 तो 1, ठीक है, बी स्क्वेयर -4ac, माइनस यहाँ पे लिखेंगे लेकिन सी हमारा नेगेटिव है तो प्लस हो जाएगा, 4 इंटू में और सब कुछ 1 है तो 1/2a, a की वैल्यू 1 है सो 2, सो दिस विल बी 1/√5/2, ठीक है। सो दिस इज़ गोल्डन रेशियो। और अगर हम इसको सोल्व करेंगे सो 1/√5 की वैल्यू होती है 2.23/2, सो दिस विल बी इसको मैं सीधे लिख रहा हूँ 3.23 डिवाइड बाय 2, दिस इज 1.615, ठीक है। तो हमारी यही वैल्यू होती है गोल्डन रेशियो की भी 1.615, 1.5 गुने से थोड़ा सा ज़्यादा। अगर हम इसको सोल्व करें 1:2, दिस विल बी 1 डिवाइड बाई 1.414, ठीक है, तो ये थोड़ी सी कम है। 2/1/√2 ये हमने देख ही लिया, दिस इज़ 2/1 प्लस √5 हो गया हमारा 2.23, और इसको जब हम सोल्व करेंगे 2/3.23 एंड दिस विल बी 2 डिवाइड बाय 3.23, सो ये आएगा हमारा कितना आएगा 0.619, ठीक है। सो दिस इज आल्सो गोल्डन रेशियो, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि 1/1.619 या फिर 1.619/1, ये गोल्डन रेशियो तो इस टू मतलब A:B लिखो या B:A लिखो, गोल्डन रेशियो रहती है। 0.619 इसलिए है क्योंकि अगर आप 1.619 लिखोगे अपॉन में 1, और अगर आप इन दोनों को डिवाइड करोगे ना 1/1, ये क्या है 1 डिवाइड बाय 1.619, सो हमारी गोल्डन रेशियो आएगी 618.617, ठीक है। तो ये वही हो गया 0.69, सो 1/1.619 इज इक्वल टू 0.619/1, ये गोल्डन रेशियो है, ठीक है ना। यही हमने देखा था ना 1/1.69/0.69/1, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 आएगा, 1.6 इंटू में 0.6, 6 को अगर हम देखेंगे 6 से 36 और ये 0.96 मतलब 1 के इक्वल आएगा ये, ठीक है। और थर्ड इज़ 1:1 तो कुछ होता नहीं। 16 इंटू 9 को अगर हम डिवाइड करेंगे 16 डिवाइड बाई 9 तो ये हमारा 1.77 आ रहा है, सो ये भी नियर अबाउट है लेकिन 1.6 हमारा करेक्ट आंसर होता है। सो 1.77 और 1.44 नहीं चलेगा, हमारा सेकंड ऑप्शन इज़ करेक्ट, दैट इज़ 2/1/√5 या 1/1 प्लस √5 में 2 भी चल सकता है, ठीक है। 16:9 हमारी जो गोल्डन रेशियो तो हमें परख हमने कहाँ यूज़ होती है, 16:9 हमारी लैपटॉप स्क्रीन में आपने देखा होगा, मैक्सिमम लैपटॉप स्क्रीन या आपकी जो टीवी स्क्रीन्स होती हैं वो 16:9 की होती हैं, ठीक है। और 4:9 हमने पढ़ा था पार्थेनॉन में, कहाँ यूज़ हो रखी है, ठीक है। सो गोल्डन रेशियो हमने पहले ही पढ़ रखी थी, इसमें और तो कुछ था नहीं, बस 1.5 गुना से ज़्यादा होता है, ये याद रखने का मेन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इज होगार्ट्स लाइन ऑफ ब्यूटी इज horizontal straight line, zigzag line, vertical straight line and serpentine line. So Hogarth, here we are talking about William Hogarth, the famous painter William Hogarth, ठीक है। सो इन यूजली विलियम होगार्थ जो अपनी पेंटिंग में इंस्टेड ऑफ यूजिंग स्ट्रेट लाइंस, जिगजैग लाइंस वो यूज़ नहीं करते थे, स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन, इनको इंस्टेड ऑफ यूजिंग दीज लाइंस ही यूजेस सर्पेंटाइन लाइंस, और इसी को उन्होंने लाइंस ऑफ ब्यूटी कहा है, लाइंस ऑफ ब्यूटी, ठीक है। इनको सर्पेंटाइन लाइंस का या वेविंग लाइंस का या वाइंडिंग लाइंस, लाइन ऑफ ग्रेस, ये सब उन्होंने नाम दिए थे इसके। सर्पेंटाइन का मतलब क्या होता है, सर्पेंटाइन मीन्स अ लार्ज स्नेक,
सर्पेंटाइन का मतलब होता है आर लार्ज स्नेक। सो जितनी भी एस कर्व्ड वाली जो लाइंस होती हैं वो यूजली सर्पेंटाइन लाइंस होती हैं। आपने वो भी देखा हुआ, सर्पेंटाइन रोड भी हमने पढ़ी थी, सर्पेंटाइन रोड्स जो इस टाइप की होती हैं, ठीक है, मतलब इस टाइप के जो वाइंडिंग रोड पैटर्न्स होते हैं टू स्लो डाउन द ट्रैफिक, उनको हम सर्पेंटाइन रोड भी कहते हैं। तो ये लाइन ऑफ ग्रेस, लाइन ऑफ ब्यूटी जो इस टाइप की एस टाइप की जो होती हैं, एस टाइप के मैक्सिमम कर्व्स सर्पेंटाइन्स वाले होते हैं, ठीक है, जो स्नेक लाइक कर्व्स होते हैं सर्पेंटाइन्स है ये। और उन्होंने जो एस शेप है ना, एस या इस टाइप की सर्पेंटाइन लाइंस को उन्होंने सिग्निफाई किया था कि ये पेंटिंग में लाइवनेस लाती है, लाइवनेस, एक्टिविटी, एक्साइटमेंट, ये लाइंस पेंटिंग में एक्साइटमेंट लाती हैं। और जो पेंटर्स यूज़ करते थे स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, पैरेलल लाइंस या इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो इन्होंने कहा था विलियम होगार्थ ने कि ये डेथ की तरफ सिग्निफाइज करती हैं पेंटिंग में, मतलब पेंटिंग जान सी ख़त्म कर देती हैं। तो एस टाइप की, एस शेप की लाइंस को उन्होंने लाइवनेस के साथ सिग्निफाइज किया था और इसीलिए इसको लाइन ऑफ ब्यूटी कहते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर डी इज़ करेक्ट कि सर्पेंटाइन लाइंस को लाइन ऑफ ब्यूटी कहा था होगार्थ ने। इसी तरह के कर्व के बेस के ऊपर एक पहले भी क्वेश्चन आया था, फ्रेंच कर्व का टेम्पलेट। तो फ्रेंच कर्व के टेम्पलेट में आपको काफ़ी सर्पेंटाइन मिलती हैं जो इस टाइप के कर्व होते हैं, ठीक है, ये फ्रेंच कर्व्स के जो टेम्पलेट आते हैं उसमें उससे सर्पेंटाइन लाइंस बनानी इजी होती हैं। सो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन डी इज करेक्ट। 19 की तरफ चलते हैं। Question number 19 is which of the following sites were added to Ramsar list in 2020? So our options are Asthamudi Wetland, Assan Conservation Reserve, Chilika Lake and Lonar Lake. So Ramsar list या Ramsar convention जो है, Ramsar convention और हमने एक पढ़ा था मींडर रिवर जो इस टाइप की रिवर्स होती हैं जिसमें इस टाइप के कर्व्स होते हैं, इस टाइप के कर्व्स को कहते हैं साइनस कर्व, मतलब जो पहाड़ों पे रोड्स होती है ना उनको साइनस कर्व कहते हैं, ठीक है, मींडर रिवर। तो जो अभी हमने ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़ा था सर्पेंटाइन लाइंस वो भी इसी टाइप का कर्व होता है, ठीक है। रामसर कन्वेंशन हमने पहले ही पढ़ रखा है कि कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड या कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स या यूज़ ऑफ वेटलैंड इन सच अ वे फॉर द सस्टेनेबल यूज़, ठीक है। तो ये जो कन्वेंशन हमारा साइन किया गया था ये रामसर इराक में साइन किया गया था, ईरान में रामसर एक जगह है, तो इसलिए इस कन्वेंशन का नाम पड़ गया रामसर कन्वेंशन। और उस लिस्ट में अब जो चीज़ें ऐड होती जा रही हैं, जो वेटलैंड्स, उसको रामसर लिस्ट कहते जा रहे हैं, ठीक है। सो 19 का आंसर बी एंड डी इज़ करेक्ट कि ये वाला कंजर्वेशन रिजर्व एंड लोनर लेक ये 2020 में ऐड हुए हैं। चिलिका लेक इंडिया की सबसे फर्स्ट वेटलैंड थी जो रामसर में ऐड हुई थी। इंडिया की सबसे बड़ी रामसर जो वो है वेटलैंड है, सो इंडियाज़ फर्स्ट वेटलैंड इज़ चिलिका लेक एंड इंडियाज़ लार्जेस्ट वेटलैंड इज़ सुंदरबन लेक इज़ द इंडियाज़ लार्जेस्ट वेटलैंड, ठीक है। सो वेटलैंड बेसिकली क्या था? वेटलैंड इज़ दैट इकोसिस्टम दैट इज़ यूजली फ्लडेड विद वाटर, ठीक है, थ्रू आउट द ईयर या थ्रू आउट द डेकेड्स, मतलब डेकेड्स तक, उसमें मंथ की बात नहीं हो रही है कि रेनी सीजन में वहाँ पे बारिश आ गई, बट थ्रू आउट द डेकेड्स, थ्रू आउट द ईयर वहाँ पे पूरा टाइम पानी रहता है। तो दैट इकोसिस्टम इज नोन एज वेटलैंड इकोसिस्टम, ठीक है। सो 2020 में हमारे पास ये दोनों ऐड हुई थी इंडिया की। देन 2021 में जो इंडिया की वेटलैंड रामसर लिस्ट में ऐड हुई है दैट इज़ सुल्तानपुर ऑफ हरियाणा, सुल्तानपुर लेक
ऑफ हरियाणा। एंड 2022 में जो ऐड हुई हैं दैट इज़ बखीरा यूपी में एंड खिजादिया बर्ड सेंचुरी जो कि गुजरात में है। ठीक है, खिजादिया बर्ड सेंचुरी गुजरात में। तो ये दोनों 2022 में ऐड हुई हैं रामसर कन्वेंशन। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बी एंड डी इज करेक्ट। डी लोनार लेक के बारे में भी आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि जो इट्स स्टिल अ मिस्ट्री कि वो मतलब वहाँ पे जो लेक है डेवलप हो रखी है वो एक्चुअली बहुत बड़ा एक मतलब नासा ने भी उस पर अपनी थ्योरी दी थी स्टिल अ मिस्ट्री की जो वहाँ पे खड्डा हो रखा है इतना बड़ा वो किस लिए है। नासा वालों ने कह रखा कि वहाँ पे मेट्रॉइड गिरा था इंडिया में तो उस वजह से वो खड्डा हुआ पर है, बट स्टिल अ मिस्ट्री कि वो क्यों है वहाँ पे लोनार लेक। ठीक है, तो इसकी मैं पिक अटैच कर लूँगा, उससे आप कंपेयर कर लेना कि खड्डा काफ़ी वो है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बी एंड डी इज करेक्ट। 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 इज विच ऑफ द फ्लोइंग हेल्प्स इन कीपिंग डायरेक्ट सोलर रेडिएशन आउट ऑफ द बिल्डिंग्स। ऑप्शंस आर मशरबिया, बदगीर, मालकफ एंड छज्जा। सो विच ऑफ द फ्लोइंग हेल्प्स इन कीपिंग द डायरेक्ट सोलर रेडिएशन आउट ऑफ द बिल्डिंग। हमने इसमें से बदगीर, मालकफ और छज्जा पढ़े थे। मशरबिया इज़ अ न्यू थिंग। ओके, तो सबसे पहले हम मशरबिया देख लेते हैं। मशरबिया बेसिकली इस्लामिक आर्किटेक्चर का पार्ट है। इस्लामिक आर्किटेक्चर में एक एलिमेंट है इस्लामिक आर्किटेक्चर। ओके, तो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एलिमेंट है जो बालकनी प्लस लैटिस विंडो जाली का कंबाइंड रूप है। ठीक है, इस टाइप का दिखता है जो कि ठीक है। देन इस पे उन्होंने जाली से यहाँ पे सारी जाली लगा रखी होगी। पिक्चर में आप रिलेट कर लेना। ठीक है, तो इस टाइप की जाली से कवर होती है एक टाइप की बालकनी। सेक्शन में अगर हम देखें तो अगर ये हमारी वॉल है और ये इस टाइप की निकली हुई है तो डायरेक्ट सोलर रेडिएशंस सीधा हमारे कमरे में एंटर नहीं करती है। अगर एक टाइप की बालकनी होगी ये या ये छज्जा ही कह सकते हैं, जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है छज्जा। डायरेक्ट सोलर रेडिएशन एंटर नहीं करती है, छज्जे से टकराकर या इससे टकराकर फिर एंटर करती है। ओके, सो दिस इज़ मशरबिया। बालकनी प्लस इन जालीस का लैटिस विंडोज़ का जालीस पूरा एलिमेंट मिलाकर जो बनता है दैट इज़ मशरबिया। ठीक है, तो इट इज़ यूज टू प्रोटेक्ट द डायरेक्ट सनलाइट टू एंटर इनटू आवर रूम। शेड। देन सेकंड इज बदगीर बेसिकली दो वर्ड से मिलके बना है, बद और गिर। ये बेसिकली पर्शियन आर्किटेक्चर का पार्ट है, मतलब पर्शियन आर्किटेक्चर का एलिमेंट है। पर्शियन में बैड या बद का मतलब होता है विंड या हवा एंड गिर का मतलब होता है कैचर। तो बदगीर का मतलब होगा विंड कैचर। ये हमने पहले भी पढ़ा था, बदगीर विंड कैचर, और वैसे है ये विंड टावर। ओके, सो जो बेसिकली ये लॉन्ग टावर्स हमने पहले पढ़े थे। दिस इज विंड कैचर। ठीक है, विंड कैचर या विंड टावर, जो ऐसे लॉन्ग टावर्स होते हैं और उसमें दो ऐसे रिसेस ये होते हैं। पिक में आप रिलेट कर लेना। ठीक है, इस टाइप के विंड कैचर्स जो लगे होते हैं नीचे बिल्डिंग के साथ कनेक्ट होते हैं, तो ये विंड कैचर होते हैं लॉन्ग टावर्स। और मालकाफ भी बिल्कुल सिमिलर इसी टाइप के होते हैं, मालकाफ। ठीक है, सेम विंड कैचर ही होते हैं ये भी हमने पहले पढ़ रखा है। बस ये बेसिकली क्या होते हैं, ये इजिप्शियन में यूज़ होते हैं, इजिप्शियन आर्किटेक्चर में। और ये ट्रायंगुलर प्रिज्म बनते हैं, ट्रायंगुलर प्रिज्म के शेप के होते हैं।
इस शेप के होते हैं। यहाँ से हवा एंटर हुई, देन यहाँ से बाहर, यहाँ से बाहर, यहाँ से बाहर, यहाँ से एग्जिट। तो ये इस टाइप के होते हैं, ट्रायंगुलर प्रिज्म के शेप के। ठीक है, मालिका और ये दोनों विंड कैचर ही होते हैं। बेसिकली क्रॉस वेंटिलेशन और पासिव कूलिंग में हमने ये दोनों पर रखे हैं, टेक्निक्स फॉर पासिंग कूलिंग और क्रॉस वेंटिलेशन। देन फोर्थ वन इज छज्जा। छज्जा हम सबको ही पता है, ये जैसे ये प्रोजेक्शन या बालकनी का जो छज्जा निकला होता है ऊपर वाले छज्जे की वजह से, टू प्रोटेक्ट द सेम so that the direct sunlight cannot enter in our room. ठीक है, इनके साथ साथ हमने और भी पढ़े थे। एक था हमने याकचल पढ़ा था। याकचल जो आइस हाउस था पहले ज़माने में, पानी को ठंडा रखने के लिए, आइस को ठंडा रखने के लिए या आइस को लॉन्ग टर्म तक रखने के लिए जो इस टाइप के हाउस बनाए जाते थे, दैट इज़ याकचल। देन एक कन्नत पढ़ा था हमने। कन्नत इज यूज फॉर एक्वाडक्ट्स, मतलब नीचे जो पानी एक्वाफर में से पानी बह रहा होता है उसको ऊपर लाने के लिए जो पाइप्स लगाई जाती हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज कन्नत। इससे पानी ऊपर आ जाता है, मतलब ठीक है, दैट इज़ कन्नत। और इसके साथ हमने पढ़ा था आर्किटेक्चरल लाइट सेल्फ। ये इसरो में भी आ रखा क्वेश्चन, व्हाट इज़ आर्किटेक्चरल लाइट शेल्फ। ठीक है, ये टाइप का छज्जा टाइप ही होता है, सो दैट डायरेक्ट सनलाइट एंटर ना कर सके। मान लो अगर ये हमारी वॉल है, सो दिस इज़ जो हम इस टाइप के बना देते हैं, दिस इज़ आर्किटेक्चरल लाइट सेल्फ, ताकि डायरेक्ट सनलाइट एंटर ना हो। ठीक है, यहाँ पे अगर बच्चा पढ़ रहा है तो डायरेक्ट सनलाइट एंटर ना हो, इस टाइप से है। दिस ये 3 एलिमेंट या 2 एलिमेंट नोन एज आर्किटेक्चर लाइट सेल्फ। देन सोलेरियम भी हमने पढ़ रखा है कि व्हाट इज सोलेरियम, ये भी पहले आ रखा है। ठीक है, देन इसके साथ ब्रिसे सोले भी हमने पहले काफ़ी टाइम पहले पढ़ रखे हैं बार बार। ठीक है, सो अवर ऑप्शन जो डायरेक्ट सनलाइट को एंटर करने से रोके बिल्डिंग में, दैट इज़ मशरबिया। एक तो ये हो गया, बादगिर तो हमारा विंड कैचर है, एंड मलकाफ भी हमारा विंड कैचर है। देन छज्जा, छज्जा भी रोकता है। सो अवर ऑप्शन ए एंड डी इज़ करेक्ट। ठीक है, तो ये MSQ है। गेट में पहले मार्क होता है कि क्वेश्चन MSQ है या सिंपल क्वेश्चन है, तो इसमें अभी क्वेश्चन पेपर में शो नहीं करा, बट गेट में उसमें जब ऑनलाइन पेपर दे रहे थे तब मार्क होता है ये। तो दिस इज MSQ, इसका आंसर ए एंड डी आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 इज एज पर द हैंडबुक ऑफ प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स 2015 काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर इंडिया, architects are liable for, liable means architects are responsible for या answerable for which of the following things. So architects are answerable for, option is A is if the building is used for any other purpose than the one which it was designed. तो architect is not responsible for it, इसके लिए ओनर रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो बिल्डिंग को कैसे यूज़ कर रहा है। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लेने के बाद यूजली लोग उस बिल्डिंग को जो उसमें लिखा होता है ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट में कि इस पर्पज़ के लिए यूज़ करनी है, उसके अलग यूज़ करते हैं। तो आर्किटेक्ट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती एक बार ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट इशू होने के बाद। ऑप्शन बी इज़ इफ़ एनी अनऑथराइज चेंजेस और इलीगल मॉडिफिकेशन आर मेड बाय द ओनर। ये भी वही है, आफ्टर ओसी या कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लेने के बाद यूजली लोग एक्सटेंड कर लेते हैं या FAR एरिया से ज़्यादा या ग्राउंड कवरेज एक्स्ट्रा कवर करने लग जाते हैं, सो दैट उनका एरिया ज़्यादा बिक सके, रेंट पे चढ़ सके। उसमें भी आर्किटेक्ट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती एक बार ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट इशू होने के बाद। ठीक है, सो पहले दोनों ऑप्शन में आर्किटेक्ट आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑफ द चेंजेस। ऑप्शन सी इज इफ द क्लाइंट सफर्स डैमेज लॉस ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर प्रोफेशनल सर्विस। ये हो सकता है कि आर्किटेक्ट, ये ऑफकोर्स आर्किटेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन केस हम प्रॉपर ड्राइंग सही टाइम पे नहीं दे पाते और स्लैब कास्ट होने के बाद अगर आप ड्राइंग इशू कर रहे हो या कोई भी आपकी इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग में कोई भी ड्राइंग में डिले हो रही है तो हमारी सर्विस अच्छी नहीं है, तो इसके लिए आर्किटेक्ट रिस्पॉन्सिबल है। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट कि आर्किटेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस ड्यू टू प्रोफेशनल सर्विस, डिले इन प्रोफेशनल सर्विस। ऑप्शन डी इज इफ द आर्किटेक्ट फेल्स टू अटेन द स्टैंडर्ड ऑफ केयर एज प्रिस्क्राइब्ड एज बाय लॉ। सो वही सेम, अगर आर्किटेक्ट फेल हो जाता है अपने उस स्टैंडर्ड को फॉलो करने में या जो भी नॉर्म्स या इस टाइप का कुछ भी है, तो अगर फेल होता है तो भी आर्किटेक्ट रिस्पॉन्सिबल है।
सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ये भी एक MSQ था, ठीक है। सो ऑप्शन सी एंड डी आर बोथ आर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन सी एंड डी इज़ करेक्ट। तो ये जो आर्किटेक्ट एक्ट, हमने इसकी एक क्वेश्चन और आया था गेट में कभी आर्किटेक्ट एक्ट के ऊपर, जो कि 1 सितंबर 1972 में हुआ था, कि ऑफिस और या अपनी बिल्डिंग के बाहर, जो भी आर्किटेक्ट बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा है या अपने ऑफिस के बाहर जो हम एडवर्टीज़मेंट लेटर देते हैं, एडवर्टीज़मेंट लेटर अपनी ब्रांड नेम का, तो उसमें जो साइज़ है टेक्स्ट का, दैट साइज शुड नॉट बी एक्सीड 10 सेंटीमीटर इन हाइट, 10 सेंटीमीटर इन हाइट। सो 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा का हम अपना नाम का एडवर्टीज़मेंट नहीं कर सकते। ये आर्किटेक्ट के इस प्रोफेशनल हैंडबुक में लिखा हुआ है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन डी सी एंड डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 इज एज पर द यूनाइटेड नेशन ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड दी टू 2030 एजेंडा। इस पे बेस पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। एजेंडा 2030, दी 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2015, which of the following sustainable development goals SDGs are directly addressed to the water related issues? Okay, so options are SDG 1, 4, 6 and 14. तो आई थिंक 2017 में क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है, 2017 में क्वेश्चन नंबर 34 भी आ रखा है एजेंडा 2030 पे, कि ये एजेंडा 2030 किस चीज़ से रिलेट करता है। तो 2017 गेट में आ रखा है। और एक सिमिलर क्वेश्चन स्टेट में आया था आई थिंक राजस्थान के पेपर में, कि SDG 12 इज़ एड्रेस टू विच इशू। जैसे इसमें वाटर रिलेटेड इशू पूछा गया है, तो उसमें पूछा गया था कि SDG 12 किस इशू को परटेन करता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये SDG हैं क्या, ये सब कुछ। तो UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2015 में एक कन्वेंशन किया और ये डिसाइड किया कि उन्होंने ना 17 गोल डिसाइड किए, 17 गोल्स, जिन गोल्स को हम कहते हैं SDG, ये 1, 2, 4 से ऐसे 17 गोल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये SDG, ठीक है। 17 गोल डिसाइड किए टू अचीव द बेटर फ्यूचर। बेटर क्या? सस्टेनेबल फ्यूचर। टू अचीव सस्टेनेबल फ्यूचर उन्होंने 15 गोल डिसाइड किए कि हम इनको फॉलो करेंगे, और उन्होंने ये इस इंटेंशन के साथ किया था कि वी विल अचीव दिस बाय 2030, तो इसलिए इसका नाम एजेंडा 2030 भी है, एजेंडा 2030। सो 2015 में किया था, 15 साल के अंदर हम ये 17 गोल पूरे करेंगे टू अचीव द सस्टेनेबल फ्यूचर, और इसको हम 15 साल में पूरा करेंगे तो 2030 तक हमारा पूरा हो जाएगा, इसलिए इसका नाम एजेंडा 2030 भी है। और क्वेश्चन यही आया था एजेंडा 2030 किस चीज़ से रिलेट करता है, मतलब सस्टेनेबल गोल, सस्टेनेबल इन सबसे 2017 में क्वेश्चन आया था। ओके, तो अब हम एक बार वो सारे 17 गोल्स लिख लेते हैं, उसके बाद इनको करेंगे। सो इसमें ये हमारे 17 गोल्स हैं, SDG 1, SDG 2। सो नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ, एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, क्लीन वाटर, एनर्जी, वर्क इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री, रिड्यूस इनइक्वालिटी, सस्टेनेबल साइट्स, कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, पीस, जस्टिस एंड पार्टनरशिप फॉर गोल्स 17, पार्टनरशिप फॉर 17 गोल्स। तो इनको बेसिकली हमें नंबर वाइज याद रखने को, क्योंकि 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, एक तो यही क्वेश्चन 22 और एक बार मैंने बताया स्टेट में क्वेश्चन आ चुका है कि SDG 12 किसको परटेन करता है, किस क्लाइमेटिक या किस चेंजेस को परटेन करता है। तो इनको हम कैसे नंबर वाइज याद रखेंगे, नो पॉवर्टी से शुरू करते हैं कि इंसान गरीब पैदा होता है, ठीक है। तो सबसे पहला तो हमारा हो गया गरीब, नो पॉवर्टी, मतलब गरीब आते ही
मतलब ये नहीं कि नो प्रॉपर्टी से समझ जाओगे कि गरीबी वाला जो भी आएगा वो फर्स्ट ऑप्शन जाएगा। इंसान गरीब पैदा हुआ, उसे भूख लगती है, ठीक है, क्योंकि पैदा होते उसे भूख लगती है, और उसके बाद उसने भूख को मिटाया तो उसका स्वास्थ्य भी सही हुआ, यानी कि उसकी हेल्थ भी सही हुई। ठीक है, एक इंसान पैदा हुआ जो गरीब था, उसने खाना खाया, भूख लगी, खाने से रिलेटेड, हंगर से रिलेटेड आएगा तो SDG 2। उसका भूख से उसका स्वास्थ्य ठीक हुआ खाना खाने के बाद, तो गुड हेल्थ से रिलेटेड 3। स्वास्थ्य ठीक होने के बाद उसने पढ़ाई शुरू कर दी, दैट इज़ एजुकेशन। एजुकेशन के बाद जेंडर इक्वालिटी, यानी कि अपोजिट सेक्स, या आप जो भी आप याद रख सकते हो कि सेकंड जेंडर को भी हम इक्वलिटी दे रहे हैं, यानी कि मतलब आप याद रख सकते हो कि उसकी बंदे की शादी होगी, एक टाइप से आप इससे याद रख सकते हो। पैदा हुआ, खाना खाया, स्वास्थ्य ठीक हुआ, पढ़ाई की, अब उसकी शादी हो गई। ठीक है, तो जेंडर क्वालिटी से आप इसको याद रख लेना कि 5th नंबर पे उसकी शादी हो जाती है। देन शादी के बाद उसका पानी निकल जाता है। ठीक है, पानी निकल जाता है तो फिर उसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो 7th नंबर पे एनर्जी आ जाता है, क्योंकि शादी के बाद इंसान को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इस एनर्जी होने के बाद उसकी वाइफ उसे कहती है कि जाके पैसा कमाओ, काम वाम करो। ठीक है, सो वर्क, इकोनॉमिक ग्रोथ, पैसा कमाओ एंड काम करो। देन उस पैसा कमाने के लिए वो इंडस्ट्री लगाता है। देन 9th नंबर पे आ गई हमारी इंडस्ट्री को कहीं सारे लोग इंडस्ट्री लगा देते हैं तो इनइक्वालिटी हो जाती है, और इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए 10th नंबर पे ये क्या करता है, वो सस्टेनेबल साइट्स को खाने लग जाता है। जब 5-6 लोग इंडस्ट्री लगाते हैं तो एक दूसरे से आगे निकलने के चक्कर में ऑफकोर्स उन्हें सस्टेनेबल साइट्स को खाने लग जाता है। ठीक है, तो 11th नंबर पे सस्टेनेबल साइट्स उसको मिलने के बाद उसका ऑफकोर्स कंजप्शन एंड प्रोडक्शन बढ़ जाता है, उसकी ज़्यादा अच्छी कमाई होने लग जाती है, प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता है, कंजम्पशन इंक्रीज़ होता है, तो हमारा सस्टेनेबल ऑफकोर्स गिरता है, तो उसका क्लाइमेट एक्शन पे इफेक्ट पड़ता है, यानी कि क्लाइमेटिक एक्शन होने लगते हैं, मतलब आपका एनवायरनमेंट पे इफेक्ट पड़ता है, आपका एयर पोल्यूशन ख़राब होता है, इन सबसे इंडस्ट्री लगाने से सब कुछ ख़राब होने लगता है। फिर जब क्लाइमेट पे एयर ख़राब हो जाती है, उसके बाद बारी आती है पानी ख़राब होने की, लाइफ बिलो वाटर, मतलब इंडस्ट्री वाले सारा पानी सी में डाल देते हैं, या एक्वेटिक जो लाइफ होती है उनकी ज़िंदगी पे असर होने लग जाता है, तो लाइफ बिलो वाटर उसके बाद आता है। देन उसके बाद आता है वही पानी जाके ज़मीन को ख़राब करता है, तो देन आता है हमारा लाइफ ऑन लैंड, उसके बाद आएगा लाइफ ऑन लैंड। ये सब कुछ करने के बाद इंसान फिर जाता है, चलो अब चलते हैं पीस की तरफ, अब सब नुकसान कर लिया है, तो लास्ट में जाते हैं हम पीस की तरफ जाने के लिए सबसे लास्ट नंबर होता है 17, यानी कि हमने जो 17 गोल बनाए हैं, इन 17 गोल को पार्टनरशिप, मतलब सारे साथ सभी इनको साथ में लेके चलेंगे 17 गोल को, यानी कि 1-2 पूरा ख़त्म करेंगे, सारे गोल्स हम एक साथ पूरे करेंगे 17 गोल। तो 17 गोल ही यही है कि सभी जो भी ऊपर 16 गोल्स हैं उनको एक साथ लेके चलेंगे। तो नंबर वाइज याद रखने के लिए आप इसको एक टाइप से याद रख सकते हो। तो इसमें अभी हमारा क्वेश्चन इसको देखते हैं 22 में कि वाटर रिलेटेड इश्यूज़ क्या क्या हैं। SDG 1 तो हमारा रिलेटेड है गरीबी के लिए, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। SDG 4 है हमारा एजुकेशन के लिए, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। SDG 6 है हमारा क्लीन वाटर के लिए, तो हमारा ऑप्शन 6 इज़ करेक्ट, कि क्लीन वाटर, पानी निकल जाता है। ठीक है, पानी से रिलेटेड है ये, साफ़ पानी निकल जाता है, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। देन SDG 14 आ रहा है हमारा लाइफ बिलो वाटर, यानी कि पानी की बात हो रही है, एक्वेटिक एनिमल्स की पानी की बात हो रही है, सो SDG 14 भी करेक्ट है। तो इट इज़ आल्सो एन MSQ, और क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन C एंड D आर करेक्ट। ठीक है, और जो इधर आया था क्वेश्चन नंबर 12 कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर विच इशूज़, सो SDG 12 हमारा इशू करता है कंजप्शन एंड प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो यही आया था उसमें भी, कंजप्शन एंड प्रोडक्शन के लिए हमारा इशू रिलेट करता है, ये कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन के लिए। तो 2017 में क्वेश्चन आया था सबसे पहले एजेंडा 2030, उसके बाद डायरेक्ट 2022 में ये क्वेश्चन आया। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 22 ये हमने लाइन वाइज ऐसे आप याद रख सकते हैं, और 22 का आंसर C एंड D इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Question number 23 is for a masonry section, the line of action of force shifts to incorporate the effect of lateral forces and induced moments. Consider a masonry section of width 600 mm, assuming a zero tensile stress capacity and a linear stress strain response for the entire domain of the building. The minimum value of eccentricity at which the section will crack in mm round off to 1 decimal place.
ओके, सो इतने सारे टर्म्स देखकर ना यूजली बंदा घबरा जाता है। अगर आप इनको ईजिली सोल्व करोगे, एक बार समझ लोगे ना, तो इतना मुश्किल होता नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें एसेंट्रिसिटी पढ़ते हैं कि एसेंट्रिसिटी का क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज एसेंट्रिसिटी। ये हमने पहले भी पढ़ रखा है। ओके, सो एसेंट्रिसिटी क्या होती है? बेसिकली ये मान लो आपका कॉलम है, ठीक है, एंड दिस इज द सेंट्रोइड ऑफ द कॉलम। जब आपका फोर्स लगता है, मतलब इसके ऊपर जो बीम होगी उसका जो हम फोर्स निकालेंगे, वो अगर आपका यहाँ पे लगता है तो दिस इज नोन एज, ये आपकी एक्सेल है, एक्सियल है मतलब, तो दिस इज एक्सियल लोड। ठीक है, क्योंकि इसकी एक्सिस पे लग रहा है, सेंट्रोइड एक्सिस पे। लेकिन कई बार केसेस में क्या होता है कि कुछ रीज़न से ये लोड हमारा थोड़ा शिफ्ट हो जाता है, चाहे बीम आपकी शिफ्ट होगी हो या जो भी रीज़न है वो आप आगे देखते हैं। तो लोड हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर पे लगने की, इनके इंस्पाइट ऑफ वो, सो लोड हमारा सेंटर पे लगने के बजाय या एक्सिस पे लगने के बजाय थोड़ा सा शिफ्ट होकर लगता है। मान लो ये बन गई उसकी एक्सिस, ठीक है, तो इस चीज़ को जो शिफ्ट होने को कहते हैं दैट इज नोन एज एसेंट्रिसिटी। तो दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नोन एज एसेंट्रिसिटी। और ये हो गया हमारा अब लाइन ऑफ एक्शन। जो पहले था हमारा लाइन ऑफ एक्शन वो अब शिफ्ट हो चुका है। ये जो उन्होंने लिखा है ना फर्स्ट लाइन में कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स शिफ्ट, तो अब पहले ये लाइन ऑफ एक्शन ये था, अब वो हमारा शिफ्ट होकर इधर हो चुका है। वो रीजंस कुछ भी हो सकते हैं कि इधर क्यों हुआ है, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो इंस्टेड ऑफ एक्सिस पे लगने के बजाय थोड़ा सा शिफ्ट होकर जो लग रहा है दैट इज नोन एज एसेंट्रिसिटी। और एसेंट्रिसिटी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये अब आप चाहे वाई ले लो या डी ले लो, वाई कह देते हैं हम इसको, ठीक है। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रोइड से लाइन ऑफ एक्सिस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा दैट इज एसेंट्रिसिटी। सो एसेंट्रिसिटी बेसिकली डिस्टेंस होता है, एक ये भी पॉइंट याद रखना। ओके, अगर एसेंट्रिसिटी कभी निकालने को भी आ जाए तो ई इज इक्वल टू एम अपॉन फोर्स, या जो भी इस पी की वैल्यू होगी वो, मान लो पी लिख देते हैं अभी हम फोर्स की वैल्यू, क्योंकि मोमेंट क्या होता है, दिस इज मोमेंट, मोमेंट होता है हमारा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और पी की वैल्यू है हमारी एफ या पी, तो एफ से एफ गया दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ई आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, जैसे ये आपका ये कॉलम है, ये आपका यहाँ पे लगना था। अगर आपका एक दो कॉलम बना देता हूँ, अगर आपका जो फोर्स है वो इस पे लगता है सीधा सेंट्रोइड पे, तो आपका बेंडिंग मोमेंट डेवलप नहीं होता क्योंकि बिल्कुल सेंटर पे लग रहा है। बट अगर आपका फोर्स यहाँ पे लग रहा है तो आपका बेंडिंग मोमेंट डेवलप होगा, क्योंकि दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये इसको इस तरह से रोटेट करने की इसकी टेंडेंसी हो जाएगी, इस फोर्स की टेंडेंसी। पी तो लग ही रहा है, मतलब एक्सियल लोड जो है वो तो लग ही रहा है, लेकिन ये मोमेंट और डेवलप हो रहा है इस लोड की शिफ्ट होने की वजह से। ठीक है, तो ये मोमेंट ये आ गया, मोमेंट अपॉन में फोर्स इंटू ये आ गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और एसेंट्रिसिटी आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो अब ये लोड बन जाता है एसेंट्रिक लोड। तो एसेंट्रिक लोड में क्या क्या होता है, एक तो ये जो नॉर्मल फोर्स है और प्लस ये मोमेंट, ये हम अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एसेंट्रिसिटी हमारा हो गया। एसेंट्रिसिटी का वैसे मतलब क्या होता है एसेंट्रिक का, कि नॉट नॉर्मल, जो नॉर्मल पोजीशन पे ना लगे, मतलब ये एसेंट्रिक का मतलब होता है। तो यहाँ भी यही है कि नॉर्मल यहाँ पे लगना चाहिए था लेकिन लग शिफ्ट हो गया है। ठीक है, तो दिस इज एसेंट्रिक। तो अब देखते हैं कि ये होता क्यों है, एक्चुअली में होता क्या है। इन द ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन, जब हम कॉलम की कंस्ट्रक्शन या कुछ कर रहे होते हैं, ठीक है, या वाइल वी डिज़ाइनिंग द कॉलम, तो वाइल कंस्ट्रक्टिंग द कॉलम, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि आपका जो कॉलम के ऊपर जो लोड लगना है या सेंटर के ऊपर ही लगे। मान लो बीम हमारी थोड़ी सी बिल्कुल सेंटर पे ना आके इधर आ गई, थोड़ी सी शिफ्ट हो चुकी है बीम, तो हमारा लोड इधर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, हो सकता है अंदर का मान लो लोड यहीं लग रहा है, लेकिन अंदर की जो रिइंफोर्समेंट है वो सीधी जाने के बजाय वो थोड़ी सी शिफ्ट हो चुकी हैं रिइंफोर्समेंट्स। ठीक है, तो हम एसेंट्रिसिटी को हमें लेना पड़ता है, कंसिडर करना पड़ता है इनकी वैल्यूज़ को। तो जब भी हम कॉलम डिज़ाइन करते हैं, हम एसेंट्रिसिटी की वैल्यू लेके चलते हैं, और एसेंट्रिसिटी की वैल्यू हम 0.05 डी लेके चलते हैं, या फिर 5% ऑफ डी। डी इज़ द ये डेप्थ मान लो, विड्थ मान लो, दिस इज डी। तो 5% ऑफ डी या 0.05 ऑफ डी लेके चलते हैं हम, क्योंकि हो सकता है कॉलम बाहर से वर्टिकल दिख रहा हो लेकिन अंदर से आपकी रिइंफोर्समेंट तो चेंज हो जाती है ना, मतलब उनकी थोड़ी सी लैगिंग आ गई, इस टाइप का कुछ भी इशू हो गया, तो आपकी एसेंट्रिसिटी की वैल्यू डेवलप हो सकती है। इसलिए हम एसेंट्रिसिटी की वैल्यू इतनी लेके कंसिडर करके डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, सिलेंडर के केस में, सिलेंडर जो कॉलम्स होते हैं उनके केस में ये केस और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। तो अगर हम प्लान में देखें
अगर आपका कॉलम फोर्स आपका बिल्कुल पी पॉइंट पे पड़ रहा है तो एसेंट्रिसिटी वैल्यू 0 है। बट अगर आपका थोड़ा सा भी शिफ्ट होके पड़ रहा है, मान लो यहाँ पे पड़ रहा है या यहाँ पे पड़ रहा है फोर्स, तो आपकी एसेंट्रिसिटी की वैल्यू समथिंग आएगी। और सर एसेंट्रिसिटी की वैल्यू कंसीडर करते हैं हम 0.05D। ठीक है, ये मैंने अभी बता ही दिया। ओके, तो एक क्वेश्चन आया था किसी स्टेट में या इसरो में आई थिंक, कि व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ ई, मिनिमम वैल्यू ऑफ ई फॉर आरसीसी कॉलम 400x400 विद अनसपोर्टेड लेंथ जो दे रखी थी उसकी वो थी 5 मीटर कॉलम की लेंथ। तो इसकी पूछी थी कि व्हाट कुड बी कंसिडर द मिनिमम वैल्यू ऑफ ई। ओके, सो मिनिमम वैल्यू ऑफ ई कैसे निकालेंगे हम, एल अपॉन इसका सिंपल सा फॉर्मूला लेंथ अपॉन 500, जो भी इसकी लेंथ दे रखी है लेंथ अपॉन 500 प्लस जो इसकी डी दे रखी है 400/400 डी अपॉन 30, या तो इसको वैल्यू को कंसिडर करेंगे या फिर यही 0.5% ऑफ डी, इनमें से जो भी मिनिमम आएगी वो होगी उसकी एसेंट्रिसिटी की वैल्यू। तो 0.5% ऑफ डी हो गया 20, ठीक है ना, इसको इससे 2 जीरो से जाएगी 5 4 20, सो 20 mm या तो लेंगे हम, या इसको अगर हम सोल्व करते हैं कि 5 मीटर को हमने mm में कन्वर्ट किया 500 डी 400 अपॉन में 30, सो दिस इज 10 और दिस विल बी अराउंड 40/3, so this is 13 point something, so 13 plus 10 this will be 23 point something, so इन दोनों में से एसेंट्रिसिटी की वैल्यू हम 20 को लेंगे। ओके, जो भी मिनिमम होगी उसको एसेंट्रिसिटी की वैल्यू लेंगे। सो कॉलम के केस में हमारा फॉर्मूला ये होता है, याद रखना कि L/500 प्लस D/30 या फिर 0.5% D, 5% ऑफ D, दिस इज द कॉल। ये कॉलम का केस था। अब हम ये यहाँ पे बात हो रही है फॉर अ मेजनरी सेक्शन। ओके, सो फॉर अ मेजनरी सेक्शन आप समझ गए, ब्रिक वर्क, तो यहाँ पे ब्रिक वर्क की बात हो रही है। द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स शिफ्ट टू इनकॉर्पोरेट द लेटरल फोर्सेस या इंड्यूस मूवमेंट, या जो मान लो ये ब्रिक वर्क है हमारा, ठीक है, और ये हो गया इसका सेंटर ऑफ वो सेंट्रॉइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो लाइन पास हो रही है। तो इन्होंने कहा कि लाइन ऑफ एक्शन जो है वो ऑफ फोर्स शिफ्ट हो चुकी है तो इनकॉर्पोरेट द लेटरल फोर्स, क्या पता लेटरल फोर्स कुछ लग रहा है, इंड्यूस मूवमेंट या मूवमेंट लग रहा था, उसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए लाइन ऑफ एक्शन शिफ्ट हो चुकी है। तो लाइन ऑफ एक्शन मान लो यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी है, अब ये बन चुकी है लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है, ये आपका फोर्स यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे लगने के बजाय लाइन ऑफ एक्शन शिफ्ट हो चुकी है, तो ये कुछ मतलब एसेंट्रिसिटी की कुछ तो वैल्यू होगी। कंसिडर द मेजनरी सेक्शन ऑफ 600 mm इसकी ये दे रखी है, ठीक है, एज्यूमिंग अ जीरो टेंसाइल स्ट्रेस कैपेसिटी। आपको पता है ब्रिक वर्क की टेंसाइल स्ट्रेस कैपेसिटी वैसे भी जीरो होती है, ठीक है, एंड लीनियर स्ट्रेस स्ट्रेन रिस्पॉन्स मीन्स प्लास्टिसिटी और इन प्लास्टिक का कोई रोल नहीं है इसमें। फॉर द एंटायर डोमेन ऑफ लोडिंग, पूरे लोडिंग के लिए इन दोनों का कंसेप्ट खत्म। द मिनिमम वैल्यू ऑफ एसेंट्रिसिटी पूछी है एट विच द सेक्शन विल क्रैक, कि सेक्शन जो है आपका क्रैक हो जाएगा। तो इसमें भी मिनिमम वैल्यू ऑफ ई पूछी है कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ ई, जैसे हमने अभी कॉलम में निकाली थी। तो ठीक है, ब्रिक वर्क में क्या होता है, मान लो ये आपकी रेक्टेंगुलर ब्रिक वर्क लगी हुई है, ठीक है, और इसके ऊपर ये पूरी स्लैब लग रही है, ये पूरी स्लैब है, तो ब्रिक वर्क ये है और स्लैब ये है, ठीक है। सो वेन एवर द लेंथ ऑफ द स्लैब, ठीक है, इज मोर देन 30 ऑफ इस थिकनेस, इस ब्रिक वर्क की थिकनेस जो भी होगी, तो हमें एसेंट्रिसिटी की वैल्यू कंसिडर करनी पड़ती है। 30 ऑफ डी लिख लो या 30 ऑफ थिकनेस ऑफ वॉल लिख लो, टी ऑफ वॉल, तो एसेंट्रिसिटी की वैल्यू कंसिडर करनी पड़ती है, ठीक है। मान लो जैसे स्लैब 30 इंटू में थिकनेस ऑफ वॉल मान लो 115 की जगह 150 ले लेते हैं, कैलकुलेशन में ईजी होगी, तो 150 इंटू में 30 दैट विल बी 4500, यानी कि 4.5 मीटर। तो वेन एवर द लेंथ ऑफ द स्लैब इज मोर देन 4.5 मीटर या स्पैन ऑफ द स्लैब इज मोर देन 4.5 मीटर, ठीक है, 4.5 मीटर, तो हमें एसेंट्रिसिटी की वैल्यू कंसिडर करनी पड़ती है। इसमें भी सेम वही है कि शिफ्ट हो सकता है, जो लोड है आपका यहाँ पड़ा, अब इस लोड मान लो सेंटर की बजाय यहाँ पे पड़े साइड में, अब इसका दो आउटपुट हो सकते हैं, या तो ये जो ब्रिक वॉल है आपकी गिर जाएगी, ठीक है, मान लो ऐसे थी और यहाँ पे लोड पड़ने लगा, तो इस लोड पे पड़ने की वजह से ये ब्रिक वॉल गिर गई, या फिर अगर ये मतलब क्योंकि ये पॉइंट उठ जाएगा, और अगर ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है कि ये उठ नहीं सकता, तो आपकी ब्रिक वॉल थोड़ी सी ऐसे हो जाएगी,
क्योंकि फोर्स तो यहाँ पड़ेगा ही पड़ेगा, तो ब्रिक वर्क थोड़ी सी इधर शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है, या मूवमेंट डेवलप हो जाएगा। तो इसी को काउंटर करने के लिए एसेंट्रिसिटी की वैल्यू हम कंसीडर करके चलते हैं ब्रिक वॉल में भी। और ब्रिक वॉल में एसेंट्रिसिटी की वैल्यू का सिंपल फॉर्मूला दैट इज E/T/6 कि थिकनेस ऑफ वॉल अपॉन 6। सो यहाँ इस केस में हमें जो थिकनेस ऑफ दे रखी है वो है 600 अपॉन में 6 दैट इज़ 100 mm। तो हमारी मिनिमम एसेंट्रिसिटी की वैल्यू 100 mm होती है, हम कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। और यही हमारा आंसर है कि क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर 100 mm इज़ द आंसर। और सो अब आपको पता चल गया एसेंट्रिक कॉलम्स या एसेंट्रिक वॉल्स जो डिज़ाइन होते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो वॉल या कॉलम डिज़ाइन होते हैं उसमें दो लोड होते हैं, एक तो एक्सियल लोड जो पड़ रहा है प्लस बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि एसेंट्रिसिटी में को एक्सियल के साथ कौन सा एक चीज़ ऐड होता है, दैट इज़ बेंडिंग मोमेंट। इसको एसेंट्रिक लोड भी कह सकते हैं, एक्सियल लोड प्लस बेंडिंग मोमेंट। ओके, सो इसमें बस यही एक कंसेप्ट था, T/6 और आपका 100 आंसर इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज 24th।